तो नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी ठीक होंगे। आज की जो वीडियो है आप लोग थंबनेल से समझ ही गए होंगे। कमर्शियल व्हीकल जो 24 वोल्टेज पे काम करती हैं उनको कैसे डायग्नोस किया जाता है, उसकी सर्किटरी कैसे होती है और उस पर कौन से टूल बेस्ट है, यानी स्कैनर अगर आपको 24 वोल्टेज के लिए लेना है तो कौन सा बेस्ट है, वो आज की क्लास में मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा। अच्छा, आज की क्लास जो है ना वो थोड़ी सी स्पेशल भी है क्योंकि जो क्लास है ये मेरी लाइव क्लास में चलाता हूँ। हफ्ते में एक दिन जो है मैं फ्री क्लास लेता हूँ। बहुत सारे टेक्नीशियन ऐसे होते हैं जो कहीं पे अपना टाइम निकाल के नहीं जा सकते, जिनके पास फीस नहीं होती है, उनके लिए मैं एक फ्री क्लास चलाता हूँ। 1 से 1.5 घंटे की क्लास होती है, लाइव क्लास। उसी की ये क्लास लाइव क्लास है जिसमें क्वेश्चन आंसर भी बहुत सारे होते हैं। तो इससे आपको वो भी फ़ायदा मिलेगा, साथ के साथ आपको फ़ायदा ये भी मिलेगा कि अगर आप लोग ऑनलाइन ट्रेनिंग लेना चाहते हो, समझो अगर आप अपना काम छोड़ के नहीं आ तो उस केस में ये जो क्लास है आपको समझ देगी कि ऑनलाइन में क्लास कैसे चलती है। ठीक है, तो वीडियो को आप लोगों को आखिर तक देखना है दोस्तों, क्योंकि ये जो सब्जेक्ट मैटर है ना इसको शॉर्ट में कवर नहीं किया जा सकता, क्योंकि अगर मैं शॉर्ट में कवर करूँ तो वो जो सब्जेक्ट है वो ना कहीं पे अधूरा रह जाता है, जिससे आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन देना हमें सही नहीं लगता, इसलिए लंबी वीडियो है। इसी के साथ साथ दोस्तों मैं आप लोगों को और बताना चाहता हूँ, 26 जनवरी और रमज़ान के मौके पर हम आपको दे रहे हैं बहुत ही बढ़िया मौका। स्कैन कास्ट ऑफलाइन ट्रेनिंग में हम फ्लैट 10,000 रुपीज़ का डिस्काउंट दे रहे हैं। जो भी लोग स्कैन कास्ट टेक्निकल इंस्टीट्यूट में फिजिकली ट्रेनिंग लेना चाहते हैं यहाँ पर आके ऑफलाइन में, उनको ये डिस्काउंट मिलेगा। स्क्रीन पे मेरे नंबर आ रहा है, आप लोग मेरी टीम को कांटेक्ट कर सकते हो। साथ के साथ अगर आप लोग अपना घर या फिर अपना जो काम है वो छोड़ के इतना दूर नहीं आ सकते तो आप ऑनलाइन हमारी ट्रेनिंग ले सकते हो, और ऑनलाइन में भी फ्लैट आपको 25% का डिस्काउंट मिल रहा है दोस्तों। जो भी कोर्स आप लोगे उसके ऊपर आपको फ्लैट 25% का डिस्काउंट मिलेगा। इसके लिए आप लोग मेरी टीम को कांटेक्ट कर सकते हो। ये जो ऑफर है वो सिर्फ 31 जनवरी तक ही अवेलेबल है। तो यहाँ पे मैं एक चीज और आप लोगों को मेंशन करना चाहता हूँ, वो ये है कि जो ट्रेनिंग हमारी चलेगी, पहले हम लोग पूरे सिस्टम को समझेंगे। हम लोग ये समझेंगे कि 24 वोल्टेज किस तरीके से बनाए जाते हैं, वायरिंग कैसे बनाई जाती है, पूरा इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक सर्किट का लॉजिक क्या होता है। ठीक है, उसके बाद में हम लोग थोड़ा सा डायग्नोस्टिक मटेरियल भी समझेंगे कि भाई डायग्नोसिस कैसे हो रही है, क्या उस पर स्टेप्स को हमको ध्यान रखना है। यूरो 6 या BS6 के व्हीकल जो है उनमें हमको किन चीजों का ध्यान रखना है वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। और उसके बाद कौन सा टूल इस्तेमाल होता है 24 वोल्टेज में, कौन सा टूल बेस्ट है, कौन सा स्कैनर आपको लेना है, वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है, और उसके बाद में मैं आप लोगों के जो अगर उसको लेकर कोई क्वेश्चन है, आप लोगों के मन में कोई डाउट है, तो वो डाउट्स वगैरह क्वेश्चन भी मैं आप लोगों के लूंगा। तो मेरी रिक्वेस्ट आप लोगों से एक तो ये है कि एकदम लास्ट तक जो है क्लास में रहना, क्योंकि क्वेश्चन जो है वो लास्ट के आधे घंटे में ही लूंगा मैं। ठीक है, मीनवाइल अगर आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन आता है तो आप लोग सिंपली चैट बॉक्स में डाल सकते हो, मैं कोशिश करूंगा सभी के क्वेश्चंस के आंसर करने के लिए। जैसे आपको सबको पता ही है, हमारा आज का जो टॉपिक है वो है कमर्शियल व्हीकल डायग्नोसिस, लेकिन इसमें हम स्पेसिफिकली आज जो कवर कर रहे हैं वो कर रहे हैं 24 वोल्टेज सिस्टम को। आई होप मेरी आवाज जो है वो क्लियर आ रही है सबको, और मेरी स्क्रीन जो है वो सब लोगों को दिखाई दे रही है। तो यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, जब हम लोग कमर्शियल व्हीकल की बात कर रहे होते हैं, कमर्शियल व्हीकल में हम आज जो है वो सिर्फ 24 वोल्टेज सिस्टम को ही कवर करने वाले हैं। ठीक है, 24 वोल्टेज सिस्टम इसलिए क्योंकि अभी तक जो है टेक्नीशियंस को एक बहुत बड़ी गलतफहमी होती है कि 24 वोल्टेज सिस्टम, यानी कि मुझे बहुत सारी बार कॉल आता है, टेक्नीशियन ये सवाल करते हैं कि सर 24 वोल्टेज सिस्टम बनता कैसे है, या 24 वोल्टेज में काम करना है तो उसके लिए अलग से ट्रेनिंग मिलेगी क्या। ये भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि सर 24 वोल्टेज की ट्रेनिंग आप देते हो क्या। ठीक है, बहुत सारे लोग मुझसे सवाल करते हैं, सर कमर्शियल व्हीकल की ट्रेनिंग आप देते हो क्या, कमर्शियल व्हीकल स्कैनिंग सिखाओगे क्या आप मुझे, सर कमर्शियल व्हीकल की आप वायरिंग सिखाएंगे क्या आप मुझे। तो आज की जो ट्रेनिंग है आपके सारे सवालों के जवाब जो है इसके अंदर आप लोगों को मिल जाएंगे। ठीक है, मीनवाइल तो ये 24 वोल्टेज के सिस्टम को आप अगर समझ लेते हो, एक चीज समझिए, ये भी एक ऑटोमोटिव ही है, और हमारा जो कोर्स है वो है ऑटोमोटिव इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। तो ऑटोमोटिव में सभी सेगमेंट आ जाते हैं, आपके बाइक से लेकर आपके 24 वोल्टेज कमर्शियल तक। ठीक है, इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट चीज जो है वो हमको ध्यान में रखना जरूरी है। अच्छा, मैं आपको यहाँ पर एक और बात बताना चाहता हूँ। अभी आप जब ये ट्रेनिंग देखोगे तो आपको ये रियलाइज भी होगा साथ के साथ कि मतलब जब 12 वोल्टेज पे काम कर रहे हैं तो 24 वोल्टेज पे काम करना इतना ज्यादा मुश्किल काम नहीं है। अगर आप पहले से इलेक्ट्रिशियन हैं तो 24 वोल्टेज पे आगे जाके आपको काम करने में कोई मुश्किल नहीं आनी चाहिए, अनटिल अनलेस आप सिस्टम को सही तरीके से समझते हो। ठीक है, तो देखिए, जब हम लोग बात करते हैं कमर्शियल व्हीकल की, तो कमर्शियल व्हीकल इसीलिए, अगर आप कमर्शियल व्हीकल में काम करते हो
तो क्यों हम लोग जो है ना हैवी कमर्शियल वे कहते हैं, सो दिस इज हैवी कमर्शियल व्हीकल, ठीक है, एंड दिस इज लाइट कमर्शियल व्हीकल, बरोबर है। अब यहाँ पे बड़ा डिफरेंस क्या होता है, इसको आइडेंटिफाई करने का तरीका भी यही देखिए। अब आप ये देखोगे तो ये भी जो है ना एक बड़ा सा ट्रक टाइप ही है, ठीक है, टेम्पो हम लोग बोलते हैं इसको, बट ये है ट्रक टाइप ही, मतलब इसके अंदर सामान आता है, बरोबर है। ये लेकिन 12 वोल्टेज सिस्टम पे काम कर रहा होता है, आपके किस पे काम कर रहा होता है, 12 वोल्टेज सिस्टम पे। और दूसरी तरफ जो है हमारा ये हैवी लोडर जो आते हैं, हैवी लोड वाले सिस्टम, सॉरी व्हीकल्स, इनमें जो है वो 24 वोल्टेज का सिस्टम होता है। अब जब हम बात करते हैं 24 वोल्टेज के सिस्टम की, तो इसमें बस एक ही चीज हमको याद रखनी है कि ये भी कमर्शियल है। कमर्शियल हर उस गाड़ी को कहा जाता है जो कमर्शियली यूज होती है, यानी कि ये बिजनेस कमाने के लिए इस्तेमाल की जा रही है। पैसेंजर व्हीकल हमारी होती है जो कस्टमर इस्तेमाल करता है खुद के लिए, ठीक है। तो टैक्सी भी कमर्शियल में ही आती है। तो दो तरीके की कमर्शियल व्हीकल होती है, एक होता है 12 वोल्टेज सिस्टम वाली और दूसरी होता है 24 वोल्टेज सिस्टम वाली। इसी क्लास में बहुत सारे ऐसे भाई बैठे होंगे जो दोनों पे काम करते हैं, ठीक है। तो ये बहुत अच्छी बात है, अगर आप दोनों पे काम कर रहे हो तो ये बहुत अच्छी बात है कि आपको मतलब बाकी की भी जानकारी आपको होगी। तो हम लोग जो है आज देखिए 12 वोल्टेज के बारे में अगर आप लोगों को सीखना है या 24 वोल्टेज का भी पूरा समझना है ना सिस्टम को, डायग्नोसिस को, तो उसके लिए हमारा कोर्स है ऑटोमोटिव इलेक्ट्रॉनिक रिपेयर एंड व्हीकल डायग्नोसिस, उसमें आप इनरोल कर सकते हो। लेकिन आज की जो हमारी ट्रेनिंग है, हम लोग सिर्फ और सिर्फ इस वाले सेगमेंट पे, इसको जिसको हम लोग बोलते हैं हैवी कमर्शियल व्हीकल का जो सेगमेंट है जिसमें 24 वोल्टेज सिस्टम आता है, इसको हम लोग थोड़ा सा डिटेल में समझने वाले हैं। और कुछ ऐसी गलत फहमियां भी मैं आप लोगों की दूर करूंगा, ठीक है। तो इन चीजों को याद रखिए, इसके अंदर हर 24 वोल्टेज का सिस्टम आ जाता है। मैंने यहाँ पे ट्रक लिखे हैं, लेकिन इनमें बस भी आ जाते हैं। आपकी जो अर्थ मूवर्स आते हैं जैसे ट्रक, सॉरी एग्रीकल्चर आते हैं, अर्थ मूवर्स आते हैं जैसे जेसीबी वगैरह आ गई, ये सारी इसके अंदर आ जाती है। इसी के साथ साथ आपके एग्रीकल्चर के जो है, एग्रीकल्चर यानी ट्रैक्टर, जो हैवी ट्रैक्टर आते हैं, एग्रीकल्चर मशीनरीज आती हैं जो खेती में इस्तेमाल किए जाते हैं, डीजल इंजन वाले, BS6 वाले, उन सब को ही आज हम लोग समझने वाले हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे 24 वोल्टेज की कैटेगरी को समझिए, और 24 वोल्टेज की कैटेगरी को मैं पूरे इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम पे एक्सप्लेन करने वाला हूँ। यहाँ पर मैं हर एक यानी बस को अलग से, अर्थ मूवर को अलग से, एग्रीकल्चर को अलग से नहीं कवर कर रहा हूँ, क्योंकि वो आगे आने वाली क्लासेस में जो है वो हम लोग कवर करेंगे, ठीक है। आज हम लोग 24 वोल्टेज सिस्टम को समझ रहे हैं, फिर हम लोग व्हीकल टू व्हीकल समझेंगे। अब देखिए 24 वोल्टेज जब हम लोग कहते हैं ना, तो लोगों को ऐसा लगता है कि कई बार ऐसा लगता है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ सब टेक्नीशियन को लगता है, लेकिन कुछ टेक्नीशियन को ऐसा लगता है कि इसके अंदर जो है ना 24 वोल्टेज की एक बैटरी होती है, ठीक है। इस ऐसा नहीं होता है, इसके अंदर भी आपकी दो 12-12 वोल्टेज की बैटरी आती है, देखिए, ठीक है। यहां पर भी आप देखोगे तो ये आपके 12 वोल्टेज की बैटरी, एंड ये आपकी 12 वोल्टेज की बैटरी, और इसी तरीके से एक और यहां पर लगी हुई है 12 वोल्टेज, एंड यहां पर भी आप देखोगे तो इस तरीके से एक और 12 वोल्टेज लगी हुई है। इस तरीके से टोटल में आपकी, जैसे हमारी 12.6 वोल्टेज प्लस 12.6 वोल्टेज, करेक्ट, इस तरीके से ये 24 वोल्टेज का जो है ना टोटल सिस्टम बनता है। ओके, यहां पर देखिए ये भी एक सिस्टम इसी तरीके से काम कर रहा है, राइट। अब एक चीज याद रखिए, अगर मैं फर्स्ट स्टेप डायग्नोसिस बोल देता हूं आपको, अगर कभी भी आप ये देखना चाहते हो कि आपकी बैटरी में वोल्टेज है कि नहीं है, ठीक है, यानी बैटरी आपकी ड्रेन हुई कि नहीं हुई है, तो ये याद रखिए इनको इंडिविजुअली ही चेक कीजिए आप। ओके, एक एक बैटरी को चेक कीजिए, और एक एक बैटरी आपकी 12 वोल्टेज बनाएगी, तो ये आपका बैटरी जो है वो सही तरीके से काम कर रहा है। उसके बाद आप चार्जिंग वोल्टेज भी देख लीजिए, तो भी आपको पता चल जाएगा। अगर आप बैटरी को डायग्नोस कर रहे हो तो इंडिपेंडेंटली डायग्नोस किया जाता है। लेकिन अब यहाँ पर एक बहुत बड़ा सवाल आता है कि हम लोग ये दोनों बैटरी को जोड़कर 24 वोल्टेज बनाते हैं, ठीक है। तो 24 वोल्टेज बनाने के लिए किस तरीके से इसकी सर्किटरी बनाई जाती है, वो आप लोगों को मैं समझा देता हूँ। ओके, देखिए, आप अगर 99% व्हीकल्स में आप देखोगे तो जो सर्किटरी बनाई जाती है वो कैसे बनाई जाती है, वो मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ। स्कैनकास्ट टेक्निकल इंस्टीट्यूट के 500 स्टूडेंट जो है वो कंप्लीट हो गए हैं। इस मौके पर हम लोग मौका दे रहे हैं उन सभी टेक्नीशियन भाइयों को जो ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, जो सीरियस है अपने काम को लेकर, वो हमारे यहाँ पे आ सकते हैं। उनके लिए हमने फ्लैट 10,000 रुपीज़ का डिस्काउंट रखा हुआ है, जिससे कि उनकी जो फ़ीस है उसमें थोड़ी सी सहूलियत हो सके। याद रखिए, हमारी जो फ़ीस होती है उसमें हम हॉस्टल, डे टाइम का फूड, स्टेशनरी और सर्टिफिकेशन सब इंक्लूडेड होता है, यानी अलग से आपको उसके लिए पैसे नहीं देने होते हैं।
और कंप्लीट ट्रेनिंग जो है प्रैक्टिकल बेस पे ज़्यादा होती है। तो अगर आप लोग ट्रेनिंग लेना चाहते हो तो स्क्रीन पे मेरा नंबर आ रहा है, अभी के अभी कांटेक्ट करो। अगर आप अपना काम छोड़ के नहीं आ सकते हो, ऑनलाइन में ट्रेनिंग ज़रूर लो, क्योंकि देखिए दोस्तों, चाहे आप ऑनलाइन ले ऑफलाइन ले, ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑनलाइन में हमने प्रैक्टिकल बेस मेथड पे बनाया, स्कैनकास्ट ऑटो लर्निंग ऐप पर आपको वो ट्रेनिंग मिल जाती है। आप घर बैठे बैठे वो ट्रेनिंग लेकर प्रैक्टिस कर सकते हो। ट्रेनिंग जो है बहुत ही कम फीस होती है, हमारी इतनी फीस होती है कि आप 2 गाड़ी में काम करके भी ये फीस निकाल सकते हो। और आपको अगर कोई डाउट है तो स्क्रीन पे मेरा नंबर आ रहा है, मेरी टीम को आप लोग कांटेक्ट कीजिए, बिकॉज ये बेस्ट टाइम है दोस्तों। 25% का ऑनलाइन में हम आपको डिस्काउंट दे रहे हैं, तो जल्दी से जल्दी कांटेक्ट कीजिए। एग्जाम्पल के तौर पे आप एक बैटरी का पॉजिटिव, नेगेटिव और दूसरी बैटरी का पॉजिटिव, ठीक है, इसको आप टर्मिनल को कनेक्ट करेंगे एक इससे, ठीक है ना, ऐसे। और इसके बाद में इसको हम लोग बोलते हैं सीरीज में, ठीक है। और इसके बाद में जो आपकी सिस्टम होगा ना, ये जो नेगेटिव है ये आपके सिस्टम का नेगेटिव बन जाएगा। ओके, मैं यहाँ पे ब्लैक ले लेता हूं। ये जो है आपका एक बैटरी का जो नेगेटिव बचा हुआ है ये आपके सिस्टम का नेगेटिव बन गया, और जो दूसरी बैटरी का पॉजिटिव बचा हुआ है वो आपके सिस्टम का पॉजिटिव बन गया, ठीक है। तो अब जो हम लोग गाड़ी में 24 वोल्टेज सप्लाई देंगे वो इससे नेगेटिव होगा और इससे पॉजिटिव होगा। दिस इज पॉजिटिव एंड दिस इज नेगेटिव। तो हमने क्या किया, हमने दो बैटरी को सीरीज में कनेक्ट कर दिया। पहले यहां पर देखिए, एक बैटरी का नेगेटिव दूसरे पॉजिटिव के नेगेटिव पे हमने टर्मिनल पे कनेक्ट कर दिया, और उसके बाद में हमने यहां से ये वाली बैटरी को डायरेक्ट हमने दे दिया कहां पे, सॉरी, नेगेटिव को हमने सिस्टम नेगेटिव बना दिया। ओके, सिस्टम नेगेटिव यानी अब ये पूरे सिस्टम का नेगेटिव हो गया, और जो बचा हुआ पॉजिटिव था ये सिस्टम का पॉजिटिव हो गया। इसको हम लोग कहते हैं सीरीज सर्किट, ठीक है। अब इससे क्या होता है, पूरा सिस्टम जो है आपका 24 वोल्टेज का हो जाएगा। ओके, यहां पर देखिए 1 पॉजिटिव एंड 1 नेगेटिव, ठीक है। और ये आपका सिस्टम जो है फिर दूसरा वाला पॉजिटिव नेगेटिव हो जाएगा। और इसी तरीके से आपके दो बैटरी को मिला के हम लोग बनाते हैं। तो अब ये जब आएंगे साथ में इस तरीके से, ठीक है, तो ये बन जाएगा 24 वोल्टेज, ठीक है। ये आपका बन गया 24 वोल्टेज। ओके, ये हो गया आपका सीरीज सर्किट, ठीक है। इसको हम कहते हैं सीरीज का फॉर्मूला। अगर आप लोग लिख के नोट डाउन करना चाहते हो तो नोट डाउन करके ले लीजिए, ठीक है। ये समझ लीजिए हमारी बैटरी ए है, बैटरी 1, एंड दिस इज बैटरी 2। तो हमने क्या किया, बैटरी 1 का नेगेटिव एंड बैटरी 2 का पॉजिटिव, ओके। एंड उसके बाद में इन दोनों को हमने कनेक्ट कर दिया, और बैटरी 2 का जो नेगेटिव है अब वो सिस्टम नेगेटिव हो गया, और बैटरी 1 का जो पॉजिटिव है वो सिस्टम पॉजिटिव हो गया। इस तरीके से आपके 24 वोल्टेज का सीरीज सर्किट बनता है। अब कुछ गाड़ियों के अंदर जो है एक और सर्किट आता है जिसे हम लोग कहते हैं स्प्लिट या ड्यूल वोल्टेज सिस्टम, ठीक है। अच्छा, एक चीज मैं यहाँ पे आपको बता देना चाहता हूं कि ये जो आप सिस्टम अभी आप देख रहे हो ना, मतलब बैटरी को किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, ये देखने के लिए आपको एक चीज समझना जरूरी है कि जो सर्किट है दो दो बैटरीज को जोड़ने का वो तो सेम है, लेकिन उसके आगे हमने क्या किया ना, कुछ सिस्टम को 12 वोल्टेज पे डाल दिया और कुछ सिस्टम को 24 वोल्टेज पे चला दिया, ठीक है। जो हैवी लोडर है उसको हमने 24 वोल्टेज पे चलाया, और जो नॉर्मल सिस्टम है उसको 12 वोल्टेज पे चला गया। अगर हम इस तरीके से चलाना चाहते हैं तो ये कई बार जो है ना यूजफुल हो जाता है। और उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखिए यहाँ पे अगर आप देख पा रहे हो, थोड़ा सा इसको जूम कर देता हूं आप लोगों को दिखाने के लिए, ठीक है। तो ये जो सर्किट है, देखिए, अब ये जो सर्किट है यहां पर बैटरी का, तो आप देखोगे कि ये हो गया सिस्टम का नेगेटिव, ये वाला, ओके। और यहां से हमारा पॉजिटिव है, क्योंकि ये नेगेटिव है तो ये हमारा पॉजिटिव हो गया, राइट। और ये है नेगेटिव, इसको हमने क्या किया, हमने सीरीज में जोड़ दिया जिस तरीके से उसको जोड़ा था। तो दिस इज बैटरी 1 एंड दिस इज बैटरी 2, ठीक है। तो हमने इसको सीरीज में जोड़ दिया, और फिर जिस तरीके से पहले हुआ था सीरीज में, तो बैटरी जो है वो सीरीज में जुड़ी हुई है, लेकिन ये आगे जाकर जो है ना एक बैटरी इक्वलाइजर में जुड़ती है। और फिर बैटरी इक्वलाइजर से होता क्या है कि पॉजिटिव के जो है ना, एक आपका चला जाता है 12 वोल्टेज सिस्टम के लिए, और दूसरा आपका चला जाता है 24 वोल्टेज सिस्टम के लिए। इस तरीके से इसको बैटरी को इक्वलाइज करके एक छोटा सा डिवाइस जो है वो यूज किया जाता है। पहले यूज किया जाता था, अभी यूज नहीं किया जाता। इस तरीके से हम क्या करते हैं,
हमने बैटरी जो है वो 24 वोल्टेज सिस्टम पे बना दी, ये देखिए 24 वोल्टेज सिस्टम पे। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये जो मेरा सिस्टम है, यहाँ से देखिए ये वायर जो है मेरा पॉजिटिव का यहाँ पर गया हुआ है, ठीक है, बैटरी 2 का पॉजिटिव डायरेक्ट गया हुआ है। और यहाँ पे हमने बैटरी इक्वलाइजर के साथ में इसको 12 वोल्टेज सर्किट के साथ जोड़ दिया, और यहाँ से एक इंटरनली सर्किट जो है हमने ग्राउंड के साथ जोड़ दिया, जिससे आउटपुट जो निकल रहा है वो 12 वोल्टेज का निकल रहा है। उसी तरीके से जब मैंने ये इस बैटरी से पॉजिटिव जब मैंने लिया तो ये गया मेरे 24 वोल्टेज लोड पे, और यहाँ पर जो एक इक्वलाइजर के जरिए हमने यहाँ से नेगेटिव लिया, ये वाले पार्ट से हमने देखो यहाँ से नेगेटिव लिया, और नेगेटिव लेके ये हमने बाहर निकाल दिया 24 वोल्टेज सिस्टम को, ठीक है। इस तरीके से आपके 24 वोल्टेज सिस्टम आपके बन गए, और दोनों अलग अलग हो गए। अच्छा, यहां पर एक चीज क्या है, ये वो तरीका है जिस वक्त कंट्रोल मॉड्यूल का इस्तेमाल ज्यादा इस्तेमाल नहीं किया जाता था गाड़ियों के अंदर, ठीक है। पहले क्या होता था, 24 वोल्टेज सिस्टम में ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम नहीं होते थे, ठीक है। तो अब अगर कंपनी इसको देखिए, एक और सवाल यहां पर यह आता है कि 12 वोल्टेज सिस्टम यूज ही क्यों कर रहे हो, इतना क्यों हमको इक्वलाइजर लगाने की जरूरत पड़ रही है, जब हमने 12 वोल्टेज सिस्टम बनाया है तो पूरा 12 वोल्टेज पे चलने दो, करेक्ट है। लेकिन कुछ कंपोनेंट ऐसे होते हैं जो 12 वोल्टेज पे काम नहीं करते हैं, वो 12 वोल्टेज उसके लिए ज्यादा होती है, ठीक है ना। और इसीलिए देखो, जैसे 12 वोल्टेज के लाइट्स हो गए, इंफोटेनमेंट आपका मीटर वगैरह हो गया, सेंसर्स हो गए, तो इनको जो है वो 12 वोल्टेज पे चलाना जरूरी हो जाता है। इसीलिए कंपनीज क्या करती थी कि ये जो है ना वोल्टेज इक्वलाइजर या फिर डीसी डीसी कन्वर्टर, उसको कहते हैं डीसी डीसी कन्वर्टर, ये डीसी डीसी कन्वर्टर या फिर आपका ये देखो डीसी डीसी कन्वर्टर या फिर इक्वलाइजर का इस्तेमाल किया जाता था। और इस तरीके से हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देते थे, स्प्लिट कर देते थे दो बैटरी से निकलने वाले सिस्टम को, एक को 24 वोल्टेज पे और दूसरे को 12 वोल्टेज पे हम लोग इसको स्प्लिट कर देते थे, ठीक। तो प्रॉब्लम ये थी कि जब इस तरीके का आप इक्वलाइजर इस्तेमाल करते हो, ये देखिए, तो ये जो इक्वलाइजर है ना, बैटरी इक्वलाइजर इसको हम कहते हैं। आप देखिए दो बैटरीज को हमने यहाँ पे देखिए, एक का पॉजिटिव, ठीक है, दूसरे का नेगेटिव पे, और जो दूसरा वाला पोल है वो हमारा बन जाता है सीधा सीधा ये। और यहाँ से देखिए नेगेटिव और पॉजिटिव के वायर जो है वो इक्वलाइजर में गए हुए, और यहाँ से जो है ना आपका इक्वलाइजर जो है वो फिर सिस्टम के लिए वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूट करता है, जैसे हम लोगों ने इस वाले डायग्राम के अंदर देखा था। प्रॉब्लम क्या है, ये इक्वलाइजर खराब हो गया, पूरा सिस्टम डेड हो जाएगा, 24 वोल्टेज का सिस्टम भी डेड हो जाएगा हमारा, और 12 वोल्टेज का सिस्टम भी डेड हो जाएगा, ठीक है। ये सबसे बड़ा फर्क है यहाँ पर। और इसीलिए अब जो है ना ज्यादातर ये इक्वलाइजर यूज ना करते हुए कंपनीज क्या यूज करती है, कंपनी सिंपल सिस्टम को इस्तेमाल करती है, जो होता है हमारा कंट्रोल यूनिट वाला सिस्टम, ठीक है। तो यहां पर देखिए मैंने एक BS6 का डायग्राम लिया है आप लोगों के लिए, और ये एक्चुअल गाड़ी का डायग्राम है। यहाँ पर आप देख सकते हो कंपनी ने क्या किया है बैटरी की, आप पहले अगर आप इसकी पूरी मैपिंग देखें, और यहाँ पे ना ये मैं एक चीज और आप लोगों को एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि 12 वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, वो भी हमको समझना यहाँ पर जरूरी हो जाता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये आप देखोगे ना, तो दिस इज बैटरी 1 एंड दिस इज बैटरी 2। इस बैटरी में सेम हो रहा है, एक पॉजिटिव नेगेटिव जो है साथ में जुड़े हुए, और दूसरा जो है वो सिस्टम ग्राउंड है, और ये जो पॉजिटिव है ये हो गया सिस्टम का आपका पॉजिटिव सिग्नल, ठीक है। यहाँ पर आ रहा है इलेक्ट्रिकल आइसोलेटर स्विच, यहाँ से आपके स्विच फ्यूज वगैरह बन के जा रहे हैं आगे, ठीक है। और ये आपके आगे जाते जाते इग्निशन स्विच में चलेगा, इग्निशन स्विच से जो सर्किट बना हुआ है ये आपका SCR रिले हो गया। SCR, अब ये जो आप देख रहे हो ना, ये है आपका कमिंस गाड़ी का यूरिया का यूनिट, ठीक है, यूरिया का यूनिट, पंप बोल लीजिए या जो भी आप बोलना चाहें, ओके। तो यहाँ पर आप देखिए कि इसमें आ जाता है इंटरफेस टू फ्रंट चेसिस 36P, ओके, SCR इंटरफेस। इसमें ये वायर यहाँ पर गए हुए हैं, और ये इंटर हार्नेस कनेक्टर है, ठीक है। SCR टैंक हो गया, देखो ये आपके टैंक के कनेक्टर्स हो गए यहाँ पर, और ये है आपके क्वालिटी सेंसर, देखो जो टैंक में लगा हुआ है वो, और ये हो गया आपका कंट्रोल यूनिट, ठीक है, ये आपका कंट्रोल यूनिट हो गया। अब कंट्रोल यूनिट में से ही ग्राउंड बाहर निकल रहा है, और यहीं से पॉजिटिव भी निकल रहा है, देखिए 2 1 2 3 1 2 3, ओके। तो ये है ECU का एक साइड, और दूसरे साइड से ECU को सप्लाई आ रही है, और वो जो सप्लाई आएगी वो इसी से आएगी, या इनमें से कहीं से यहाँ पर से आएगी ECU को, और ये जो सप्लाई होगी ये होगी 24 वोल्टेज, ठीक है।
अब ये जो 24 वोल्टेज ईसीयू को सप्लाई मिली है, इसको ये अंदर जो आईसीज है वो उसको बदल के इस्तेमाल करेगी अलग अलग वोल्टेजेस में जैसी जरूरत है। एग्जाम्पल के तौर पे अब आप देखो डीएफ का जो क्वालिटी सेंसर है, ये क्वालिटी सेंसर में आपके एक तो अगर पॉजिटिव डायरेक्ट दिया है क्या, हाँ देखो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर हमें जो है ना डायरेक्ट पॉजिटिव दिया है। अब ये जो डायरेक्ट पॉजिटिव हमको मिल रहा है वो 24 वोल्टेज हो गया, लेकिन आपको भी पता है कि कोई भी सेंसर जो है वो 24 वोल्टेज पे सिग्नल तो बनाएगा नहीं। तो सिग्नल जो बनेगा उसके लिए जो बायस आएगी वो सिंपली कहां से आएगी, वो आपके ईसीयू से आएगी। और ईसीयू जो है वो 12 वोल्टेज बना सकता है, 5 वोल्टेज बना सकता है, जो एक्चुएटर में आपको 3.5 वोल्टेज चाहिए होती है वो बना सकता है, ठीक है। और हाई और लो जो होता है, हाई और लो वाला जो पार्ट होता है वो भी यहाँ पर इंजेक्टर के लिए जो वोल्टेज हमारी जाती है वो भी आपका ईसीयू बना सकता है। क्या बना सकता है? ईसीयू, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा कि आपकी 24 वोल्टेज बन कैसे रहे हैं गाड़ी के अंदर, और फिर वो 24 वोल्टेज बनने के बाद में आगे उसका डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से हो रहा है वो भी आई होप अभी तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, ठीक है। लेकिन एक सवाल जो है ना लोगों के मन में और ये होता है कि सर इसके अंदर क्रैंक सेंसर के अंदर क्या वोल्टेज आएगी, कैम सेंसर के अंदर वोल्टेज कितनी मिलेगी, ठीक है। ये तो 24 वोल्टेज सिस्टम है तो इसके अंदर 12 वोल्टेज आएगी या फिर 24 वोल्टेज आएगी, क्या आएगी? ये जो क्वेश्चन मार्क एक हमारे पास सामने बड़ा आ जाता है ना, तो उसका रीजन क्या होता है और उसको ही हम लोग आज समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहली चीज तो समझिए, मैं अभी आपको और भी सिस्टम पे लेकर जाऊंगा, पहले इसी एकदम सिंपल सा डायग्राम है, तो पहले इसके जरिए ही आप लोग जो समझ लीजिए कि अगर आपका 24 वोल्टेज में कंट्रोल यूनिट को 24 वोल्टेज मिल रही है, ठीक है, क्योंकि ये लोडर कोई भी कंट्रोल मॉड्यूल जो है उसको डायरेक्ट वी बैट चाहिए होती है, तो वी बैट तो हमारी 24 वोल्टेज ही है। तो अब अगर इसको 24 वोल्टेज मिल रही है, ठीक है, तो इंटरनली जो आईसीज होती हैं हमारी, वो आईसीस का काम होता है आपकी सिग्नल कंडीशनिंग करना, यानी कि आपके जो भी वोल्टेजेस उसको मिल रही है और उसके हिसाब से आउटपुट जो देना है। तो आपने ये भी देखा होगा कि 12 वोल्टेज के जो गाड़ियां होती है डीजल इंजेक्टर्स में, उसके अंदर 48 वोल्टेज तक भी सप्लाई होती है, यानी हाई भी चल लेके जा सकती है। और उसी के साथ साथ यही 12 वोल्टेज के सिस्टम में ये तो हाई की तरफ चला गया, ठीक है, इसी के साथ साथ डाउन भी जाता है ना, यहाँ पे आपको 1.5 वोल्टेज, 2.5 वोल्टेज ये भी बनाता है। तो ये जो बनता है ना बायस, ये बायस हो गया, ठीक है, और ये ऑपरेटिंग वोल्टेज हो गए 48 वोल्टेज। तो ये जो आप बायस देख रहे हो ये कौन बना रहा होता है? यहाँ अंदर जो है ना बहुत सारी आईसीज लगी होती है ईसीएम के अंदर, ठीक है, और यही वो आईसीज होती है जिनके खराब होने पर जो है ना आपके बहुत सारे काम जो है रुक जाते हैं। अब देखिए मैं यहाँ पर है ना वायरिंग डायग्राम नहीं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, अगर आप सोच रहे होंगे कि ये पूरा वायरिंग डायग्राम हमको समझ में नहीं आ रहा है, इसके लिए आप हमारा जो भी जिन लोगों ने मतलब ऑलरेडी हमारा कोर्स ज्वाइन किया उन लोगों को पता है कि ये डायग्राम को कैसे देखना है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, ये सारा कवर किया हुआ है। बट जिन लोगों ने नहीं किया हुआ है उन लोगों के लिए बता देता हूँ। अब बात आता है आपको, चलो ये समझ में आ गया कि भाई 24 वोल्टेज सिस्टम काम कैसे कर रहा है। नेक्स्ट सवाल एक मेरे पास जो सबसे ज्यादा आता है 24 वोल्टेज के लिए कि सर इसमें कनेक्टर कौन सा होता है। अब देखिए ये जो है ना ऑलरेडी एक प्रोटोकॉल है, ठीक है, जो है हमारा ISO 1139, ठीक है, नहीं एक मिनट, ISO 1139 नहीं है, J1 SAE J1139, ठीक है। तो SAE का प्रोटोकॉल आता है, मैं अभी आगे आप लोगों को बता दूंगा कि ये प्रोटोकॉल का नाम क्या है। उस प्रोटोकॉल के तहत जो है ना ये जो कंट्रोल यूनिट है हमारा, इसको स्टैंडर्डाइज कर दिया गया है, ठीक है। और स्टैंडर्डाइज में भी सिंपल सा समझिए, जैसे मैंने अभी आप लोगों को बताया कि कुछ सिस्टम में आपको यहां पर 12 वोल्टेज मिलेगी और कुछ सिस्टम में 24 वोल्टेज मिलेगी। और यही एक वजह होती है कि जब आप 24 वोल्टेज पे काम कर रहे होते हो तो जो ओबीडी जो होता है वो आपका भले सेम हो, लेकिन इसमें आपको 24 वोल्टेज कन्वर्टर लगाना जरूरी होता है। ओके, क्यों? क्योंकि या तो फिर आप पहले जो है ना 16 नंबर में, ये याद रखिए, मैं थोड़ा जूम कर देता हूं आप लोगों के लिए ताकि आप लोग इसको नोट डाउन करके रखिए, ओबीडी का सारे पिन नोट डाउन कर लीजिए, मैं लिख देता हूं क्या क्या वोल्टेज बनेगी, ठीक है, सब लोग नोट डाउन कर लीजिए। एक तो जो आप 16 नंबर देख रहे हो, 16 नंबर में अगर 12 वोल्टेज का सिस्टम, मतलब 12 वोल्ट का सिस्टम नहीं,
24 वोल्टेज का ही सिस्टम है, लेकिन ईसीयू के जरिए अगर यहाँ पर वोल्टेज आ रही है, ठीक है, तो ये 12 वोल्टेज बनेगी। लेकिन अगर ईसीयू के जरिए नहीं आ रही है और डायरेक्ट बैटरी से आ रही है, तो यहाँ पर 24 वोल्टेज बनेगी। दोनों में से कोई भी एक आपको मिलना जरूरी है, क्योंकि उसी के बाद आपका जो ईसीयू है वो पावर होगा, उसके पहले वो पावर लेगा नहीं। इसके बाद में आपको 6 नंबर पर जो है वो आपको मिलेगा कैन हाई, जैसे कि बाकी जगह पे भी होता है, ये भी सेम यहाँ पर स्टैंडर्ड है। और 14 नंबर पे आपको मिलेगा कैन लो, ठीक है। 4 नंबर पे आपको मिलेगा चैसी ग्राउंड, और 5 नंबर पे आपको मिलेगा सिग्नल ग्राउंड। और यहां पर आपका जो है वो है एसएई के प्रोटोकॉल। ये एसएई के प्रोटोकॉल है, सोसाइटी ऑफ ऑटोमोटिव इंजीनियर्स, ठीक है। 2 और 10 में फोर व्हीलर के अंदर जो है वो अपना 11898 होता है, और इसके अंदर 11639 होता है, ठीक है। जो आपका प्रोटोकॉल जो है यूज किया जाता है, जिसके जरिए वर्ल्ड में चलने वाले किसी भी कमर्शियल व्हीकल के लिए मैंडेटरी होता है कि ये सारे जो सिस्टम है वो ये सही तरीके से काम करने चाहिए, ओके। इसके डिजाइन में एक थोड़ा सा फर्क आपको और देखने के लिए मिलेगा, अगर कभी आपको दिखाई दे तो ये भी याद रखिए, जब आप ओबीडी पे काम कर रहे हो तो उस टाइम पे ये डिजाइन का भी थोड़ा सा ध्यान रखिए। यहाँ पर देखिए बीच में एक आपको पूरी पट्टी मिलती है, ठीक है, और दूसरे वाले में आपको हाफ पट्टी मिल रही है, ओके। ये जो हाफ पट्टी है ये इंडिकेट करता है 24 वोल्टेज सिस्टम को, ठीक है ना। ये मैं बात कर रहा हूं जब आप कमर्शियल व्हीकल में लगाए हुए हो। हालांकि अगर आप कार्स में देखोगे तो ये ब्रेक वाला जो पार्ट है ये आपको नहीं मिलता है 99% टाइम पे। 24 वोल्टेज में आपको देखने के लिए मिल जाता है, ओके। तो ये याद रखिएगा, बाकी सारे कॉमन है। 6 नंबर पे कैन हाई, 14 नंबर पे कैन लो, 5 नंबर पे सिग्नल ग्राउंड, 4 नंबर पे चैसी ग्राउंड, 7 नंबर पे आपके इसके के लाइन होता है, क्योंकि वो आपका कनेक्शन पुराने वाले के लिए होता है, और यहाँ पर होता है एल लाइन। ये सब सेम होता है दोनों में, लेकिन ये मैंडेटरी नहीं है, दिस इज ऑप्शनल, ठीक है। ये भी ऑप्शनल है। जो मैंडेटरी होता है 6, 14, 16, 5, 4, 2, 10, ये जो है ये मैंडेटरी होते हैं, ठीक है। अब अगर आप लोगों को नहीं पता है कि कैन हाई कैन लो में क्या वोल्टेजेस आती है, चैसी ग्राउंड और ये सब कैसे चेक करना है, तो उसके लिए डिटेल में मैंने क्लास बनाई हुई है। मैं आप लोगों को यहाँ पर लिख देता हूँ 2.5 वोल्टेज, 2.5 वोल्टेज, यहाँ पे आपका ग्राउंड आ गया, यहाँ पे आपका ग्राउंड आ गया। अगर के लाइन है तो यहाँ से 9 से लेके 12 वोल्टेज तक आपको कुछ भी मिल सकती है, ठीक है। एल लाइन है तो ये जो है आपका नेगेटिव वाला पार्ट होता है, यानी ग्राउंड वाला पार्ट होता है, ओके। तो ये इस तरीके से आप देख सकते हो। रही बात ये एसएई की, एसएई के अंदर यहाँ पर जो है आपको 12 वोल्टेज सिस्टम है तो 12 वोल्टेज मिलेगी, और यहाँ पर आपको ग्राउंड यानी नेगेटिव साइड पे मिलेगा, ठीक है। तो ये बस प्लस और बस माइनस पे काम करता है। इस तरीके से आपको ये सारे सिस्टम जो है आप अपने से ही खुद से चेक कर सकते हो, ओके, ठीक है। मैं थोड़ा सा इसको साइड कर देता हूं। अब एक चीज प्लीज आप लोग और ध्यान दीजिए, वो ये कि एक और टाइप का ओबीडी आता है जो कि हैवी कमर्शियल व्हीकल्स में बहुत यूज किया जाता है। इंडिया के अंदर जो है जब से यूरो 4 आया था, यूरो 4 जब से आया था तब से ही जितने भी इंटरनेशनल ब्रांड्स हैं, जैसे कमिंस हो गया, आपका वॉल्वो हो गया, ठीक है, मान हो गया, इस तरीके के जो इंटरनेशनल ब्रांड्स हैं उन सब में आपके कंपलसरी यूरिया आ रहा है, यानी DEF का जो सिस्टम है वो कंप्लीट इसके अंदर आ रहा है। और तब जो है मल्टी पिन, इनको हम कहते हैं मल्टी पिन, ये जो आप देख रहे हो दिस इज कॉल्ड मल्टी पिन्स। अब कुछ गाड़ियों के अंदर जो है आपको मल्टी पिन देखने के लिए मिलते हैं, ठीक है ना। तो वो भी एक जरूरी हो जाता है, ये याद रखना। तो जो स्कैनर आप अगर आप सही वाला स्कैनर इस्तेमाल करोगे और उसमें यूरो 4 वाले सिस्टम है, मैं यूरो 6 की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि यूरो 6 आते आते तो ये मैंडेट कर दिया गया है। लेकिन इंडिया में जब यूरो 4 आया, यानी 2015 के बाद की बात हम लोग करें, या 2017 के बाद की अगर हम लोग बात करें, तो उसमें जो है ना ये मल्टी पिन भी आपको ट्रक्स में देखने मिल जाएंगे, कमर्शियल व्हीकल के अंदर 24 वोल्टेज में देखने के लिए मिल जाएंगे। और कमिंस के अगर आप पैकेज लेते हो तो उसके अंदर ये मल्टी पिन जो है आपको दिखाई देते हैं। आपका जो स्कैनर है उसमें ये ओबीडी ही कनेक्ट होगा, आप यहाँ पर देख पा रहे हो तो ये ओबीडी ही कनेक्ट होगा। लेकिन जो अच्छी बात है वो ये है कि आपके लिए आपको ये पता होना चाहिए कि किसी गाड़ियों के अंदर जो है मल्टी पिन भी इस्तेमाल होते हैं, क्योंकि डीप लेवल डायग्नोसिस के लिए कई बार वो हमें इस्तेमाल करने पड़ जाते हैं, ठीक है। तो वो एक चीज हो गई। इसके बाद में
नेक्स्ट हम लोग जाते हैं, वो होता है कि एक और बहुत इंपॉर्टेंट हमारा ये होता है जिसको हम कहते हैं कमर्शियल व्हीकल में फ्यूज जो होते हैं और जो रिलेज होते हैं, ठीक है। इसमें भी एक बहुत बड़ा डिफरेंस होता है, और वो क्या होता है कि नॉर्मली देखने में आपको ज्यादा फर्क नहीं दिखाई देगा फ्यूज में, लेकिन इनकी जो वोल्टेज कैपेसिटी होती है झेलने की, वो अलग अलग होती है, ठीक है। देखिए, जो उसके ऊपर एम्पियर रेटिंग लिखी होती है वो करंट के लिए होती है कि ये मैक्सिमम इतना करंट जो है एम्पियर्स में झेल सकता है, ठीक है। ये भी 20 एम्पियर का है और ये भी 20 एम्पियर का है, लेकिन इसमें से जो वोल्टेज होगी, वोल्टेज जो होगी इसके अंदर, वो वोल्टेज की एक रेंज होती है। जैसे कि हम लोग जब कार में इस्तेमाल करते हैं 12 वोल्टेज सिस्टम में, तो हमारे जो वोल्टेज रेंज होती है वो करीब 9 से लेके ये 14-15 वोल्टेज तक होती है। सॉरी, यहाँ पे मैंने 12 लिखा है, बट 15 वोल्टेज तक जनरली, 16, 9 से लेके 16 तक जो है होती है वो, ठीक है। अब इसके बाद में जब आप 24 वोल्टेज सिस्टम पे काम कर रहे हो, तो ये जो एम्पियर है, ये जो एम्पियर है वो तो है ही, वो तो करंट के लिए दिया गया है, लेकिन जो आपका वोल्टेज रेटिंग है वो भी यहां पर चेंज हो जाती है, ठीक है। और वो चेंज कैसे होती है, वो हो जाती है आपकी 9 वोल्टेज से लेकर, यहां पर थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, 9 वोल्टेज से लेकर 36 वोल्टेज या कई केसेस में 40 वोल्टेज तक की रेंज आपकी हो जाती है। ओके, तो यहां पर आपको एक और प्रिकॉशन ध्यान रखना है। देखो, मैं एकदम बेसिक से जा रहा हूं, बैटरी के बाद में मैंने आप लोगों को ओबीडी सिस्टम बताया जहां पे आप डायग्नोस करोगे, उसके बाद में मैं आपको बैटरी का सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जिसको हम फ्यूज कहते हैं, वो फ्यूज पे लेकर आ गया हूं। अब आपको बस एक चीज याद रखनी है, ठीक है। जो आप ना ट्रक के लिए आप जो फ्यूज ले रहे हो, ओके, तो वो ट्रक के लिए मांग के फ्यूज लीजिए कि भाई मुझे ट्रक में इस्तेमाल करना है। जनरली जो भी पार्ट डीलर होते हैं उनको पता होता है कि भाई हैवी के लिए कौन सा यूज किया जाता है, तो हैवी कमर्शियल के लिए आप फ्यूज मांग के लीजिए। लेकिन एक जो बड़ी बड़ी गलती करते हैं कि कार में से निकाल के वो ट्रक में लगाते हैं, ये मत कीजिए। इसमें बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि आपका ये जो कार वाला फ्यूज है उसको 9 से लेकर 16 वोल्टेज तक झेलने के लिए बनाया गया था, आप उसके ऊपर लोड डाल रहे हो 9 से लेकर 36 या 40 वोल्टेज तक का। इसमें होगा क्या, जब तक वोल्टेज उसके रेंज में होगी, उसकी ताकत में होगी, वो चलेगा, उसके बाद में वो शॉर्ट होगा। और ये जब शॉर्ट होगा, जब ये हैवी लोड पे शॉर्ट होता है ना, तो ये शॉर्ट होके खराब भी होगा और इसमें आग लगने का भी चांसेस होता है। तो ये एक चीज जो है वो हमें इंपॉर्टेंटली याद रखनी है। क्या करना है, इंपॉर्टेंटली इसको याद रखना है। ये हो गया फ्यूज वाला पार्ट, ठीक है। इसके बाद में देखिए, हम एक चीज देख लेते हैं, उसके बाद में मैं सीधा आप लोगों को जो है ना अलग अलग सिस्टम के बारे में बताऊंगा कि कौन से सिस्टम किसके ऊपर काम कर रहे होते हैं। अब जो मॉडर्न कमर्शियल व्हीकल 24 वोल्टेज आ रही हैं, मैं अगर इसके अंदर स्पेसिफिकली ट्रक एंड बसेस की अगर मैं बात करूं, तो इनके अंदर भी जो है ना कंट्रोल मॉड्यूल जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। जैसे आप देखोगे, कंट्रोल इंजन फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम हो गया, ये पूरा ईसीएम एक आता है। आफ्टर ट्रीटमेंट सिस्टम यूरो 6 में मैंडेटरी हो गया आपका जो एससीआर है, देखो डीपीएफ, एससीआर, नॉक्स, सेंसर, डोजिंग मॉड्यूल। इसके बाद में ट्रांसमिशन कंट्रोल मॉड्यूल है, ट्रांसमिशन कंट्रोल यूनिट। और ये मैंने एक सिंपल सा, मतलब आप लोगों को समझाने के लिए मैंने कमिंस ट्रक का एक एग्जाम्पल मैं यहाँ पर ले रहा हूं जिससे आप लोगों को समझा सकूं, ठीक है। तो ट्रांसमिशन कंट्रोल यूनिट हो गया, कुछ कुछ कमिंस के ट्रक्स में एएमटी आता है, ओके। इसके बाद में बीसीयू आता है इसके अंदर, बॉडी कंट्रोल यूनिट। बॉडी कंट्रोल यूनिट जो है वो आपके हेडलाइट, वाइपर्स, एचवीएसी, डोर, डैशबोर्ड, ये सब के लिए यूज किया जाता है। बसेस में बीसीयू का और काम होता है, एक फ्रंट में लगा होता है, एक बैक में लगा होता है, और भी बाकी के काम जो है वो बीसीयू द्वारा किए जाते हैं। इसके बाद एबीएस आता है, ब्रेक कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट एबीएस जो है वो अभी कॉमन होते जा रहा है, मैक्सिमम ट्रक में जो है वो आपको ये लगा हुआ मिलता है। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, आपका जो मीटर होता है वो एचवीएसी, हैवी अपना हीटिंग, वेंटिलेशन एंड एयर कंडीशनिंग। और टेलेमेटिक हो गया आपका, एडी ब्लू, इमोबिलाइजर यूनिट। ये सब जो है ना, इतने सारे कंट्रोल यूनिट मोटे मोटे तौर पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 कंट्रोल यूनिट जो है वो ट्रक और बसेस में आ रहे हैं, ठीक है। अब इसमें जो जरूरी चीज क्या है, अच्छा, कमिंस के अंदर जो ना एसीयू अलग से दिया हुआ है,
बाकी कुछ गाड़ियों के अंदर एसीयू को अलग से ना देते हुए डोजिंग मॉड्यूल जो है वो ईसीएम के साथ में कनेक्ट किया होता है, तो ये एक ऑप्शनल होता है हमारा। मैं यहाँ पर लिख देता हूं ऑप्शनल, ठीक है। ये कंट्रोल मॉड्यूल हो गए। अब मैं आप लोगों को बताता हूं कौन से कंट्रोल मॉड्यूल मैंडेटरी आपके काम करेंगे 12 वोल्टेज पे और कौन से करेंगे 24 वोल्टेज पे, ठीक है। तो अब ये है हमारा एक 24 वोल्टेज का सर्किट, ठीक है। इसमें आप देखोगे कि समझ लीजिए यहां से बैटरी से पॉजिटिव आया और ये पूरा 24 वोल्टेज जो है वो सभी कंट्रोल यूनिट को गया। देखिए इसमें मेजरली ईसीएम को भी, जो ईसीएम का इनपुट वोल्टेज है, ठीक है, वो 24 वोल्टेज ही है। वैसे ही एसीयू का भी है, टीसीयू का भी है, बीसीयू का भी है और एबीएस का भी है। ये सब लोड पे काम करते हैं। बीसीयू के अंदर बहुत सारे फ्यूज होते हैं, ट्रांजिस्टर्स होते हैं, इसीलिए उनको उसके ऊपर काम करना जरूरी हो जाता है। ओके, इसीलिए यहां पर हम क्या करते हैं कि ये जो डीसी डीसी कन्वर्टर आप देख रहे हो, कुछ गाड़ियों में ये अलग से लगाया जाता है जिससे कि जो आउटपुट वोल्टेज है उसको कन्वर्ट किया जा सके 12 वोल्टेज में, ठीक है। यहां से देखिए तो ये 12 वोल्टेज में कन्वर्ट किया जाता है और फिर एक पूरा का पूरा 12 वोल्टेज का अलग सिस्टम बनता है। तो आपका ईसीएम क्या करेगा, समझ लीजिए उसको क्रैंक शाफ्ट सीकेपी सेंसर है, तो सीकेपी सेंसर में अगर दो वायर है, दो वायर वाला अगर आपका सेंसर है, तो उसको 12 वोल्टेज जो देनी है वो ईसीएम देगा, लेकिन ईसीएम का इनपुट क्या होगा, वो होगा 24 वोल्टेज। वैसे ही दूसरी तरफ उसका जो ग्राउंड होगा वो यहाँ से ग्राउंड आ रहा होगा, ग्राउंड कॉमन ही होता है, ठीक है। तो ईसीएम ने यहां से 12 वोल्टेज निकाली, उसी तरीके से एसीयू को जो देना होगा वो यहां से अलग अपना निकालेगा 12 वोल्टेज। आप टीसीयू का देखोगे वो अलग से निकालेगा। सब जो है अपने आउटपुट जो है, जो यहां से आपकी वोल्टेज निकलनी है हर एक कंट्रोल मॉड्यूल से, अगर वो 12 वोल्टेज है तो 12 वोल्टेज, 5 वोल्टेज है तो 5 वोल्टेज, 3.5 है तो 3.5, जो भी जरूरत पड़ रही है 2.5 है तो 2.5, वो यहां से जनरेट करके आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका सिस्टम। इसके बाद में यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि कौन सा 12 वोल्टेज सिस्टम है और कौन सा। ये देखिए, नोट डाउन कीजिए, आपका 12 वोल्टेज साइड जो होता है वो होता है इंफोटेनमेंट सिस्टम, यानी कि आपका जो बीच में भी आप देख रहे हो कि रेडियो वगैरह आने लगा है। टेलीमेटिक्स हो गया आपका, जो कंट्रोल आपके बीच में दिए होते हैं ना सारे कंट्रोल की, भाई इसके लिए ये, इसके लिए ये, वो सारा सब आ जाता है कंट्रोल, जैसे हेडलाइट, टेल लाइट, बहुत सारे सिस्टम जो टेलीमेटिक के अंदर आते हैं। कंट्रोल्स उसके बाद में, हाँ ये आपका ब्लोअर कंट्रोल हो गया, जो आपका एसी का यूनिट हो गया वो, और सेंसर्स हो गए आपके। तो सेंसर यानी कि किसी भी टाइप के जो सेंसर है वो 12 वोल्टेज सिस्टम पे काम कर रहे होते हैं। 12 वोल्टेज सिस्टम का मतलब मेरा ये नहीं कि पूरे के पूरे 12 वोल्टेज, नहीं। 12 वोल्टेज सिस्टम मतलब उसके अंदर 5 वोल्टेज रेफरेंस भी आती है और ये सारी चीजें भी आती है, ठीक है। उसके बाद में सम रिले मॉड्यूल्स लाइक लाइटिंग कंट्रोल, सीट, मोटर और ऑक्सिलरी एक्सेसरीज may run on regulated 12 voltage. The DC-DC converter ensure the clean 12 voltage from the 24 voltage ट्रक बैटरी। अभी जो डीसी डीसी कन्वर्टर आप देख रहे हो ये अब अलग से नहीं आता है, ये आपके ईसीएम के अंदर और आपके बाकी के ईसीयू के अंदर ही एक आईसी होती है जो 24 वोल्टेज को डीसी टू डीसी कन्वर्ट करती है, यानी 24 टू 12 वोल्टेज में कन्वर्ट करके क्लीन तरीके से आगे भेजती है। ओके, लेकिन आपका जो 24 वोल्टेज सिस्टम है, ये 24 वोल्टेज सिस्टम ईसीएम, आफ्टर ट्रीटमेंट कंट्रोल, जितने भी बड़े मॉड्यूल हैं वो सब आपके 24 वोल्टेज सिस्टम पे ही काम करते हैं और यही हमारे लिए सबसे ज्यादा समझना जरूरी होता है, ठीक है। और ये इनका इनपुट है, ठीक है, यानी इनको काम करने के लिए जो वोल्टेज चाहिए वो 24 वोल्टेज चाहिए सभी सिस्टम के अंदर, ठीक है। तो चलो हम लोग स्कैनर देखने के पहले हम क्या करेंगे कि हम लोग पहले कुछ कंपनीज के बाकी के सिस्टम भी देख लेते हैं। मैं आप लोगों को वायरिंग डायग्राम के जरिए और बाकी चीजों के जरिए भी, मतलब ट्रबल शूट डेटा के जरिए भी आप लोगों को एक्सप्लेन करता हूं कि क्या क्या उसके अंदर सिस्टम आते हैं। ओके, ओके। तो आई होप आप लोगों को मेरी स्क्रीन जो है वो दिखाई दे रही है। ओके, ये देखिए, ये ना एक हमने अशोक लेलैंड का ट्रबल शूट डेटा लिया हुआ है। ओके,
ये ट्रबल शूट डेटा में हम बस ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि हर एक सेंसर अगर है, जैसे कि ये इंजन स्पीड सेंसर है, ओके, तो ये इंजन स्पीड सेंसर यानी कि हमारा क्रैंकशाफ्ट पोजीशन सेंसर है। तो क्रैंकशाफ्ट पोजीशन सेंसर में आपकी जो इंजन स्पीड सेंसर, ये इंडक्टिव टाइप है। पहले तो देखो यहाँ पर क्या लिखा है, हमारा इंडक्टिव टाइप है। इंडक्टिव टाइप यानी 2 वायर वाला है हमारा, ओके, 2 वायर वाला है तो हमें ये पता चल जाता है। अब यहाँ पर देखिए, ये आपका ECU हो गया, यानी कि ECM से 2 वायर आए हुए हैं। अब जितने भी लोगों को पता है, एक देखो A39, दिस इज पॉजिटिव, ओके, और ये आपका नेगेटिव, दिस इज ग्राउंड। अब ये 12 वोल्टेज जो निकल रही है, आपका जो ECM का इनपुट है ना, वो 24 वोल्टेज है। सेंसर को जा रहा है आपका 12 वोल्टेज और ग्राउंड, ठीक है। तो ये जो सेंसर आपका सिग्नल देगा, वो 12 वोल्टेज के ऊपर सिग्नल बनाएगा, ओके। अब आप देखोगे कि कुछ पार्ट, जैसे ये सेंसर है, तो सेंसर में यहां पे भी सेम हो रहा है। हम क्या देख रहे हैं, ये हमारा आ गया दूसरा वाला सेंसर। सो दिस इज इंजन स्पीड सेंसर एंड, हाँ, ये आ गया कैमशाफ्ट पोजीशन सेंसर। अगर हम लोग, ये रिलक्टेंस टाइप है, ठीक है। द सेंसर इज माउंटेड ऑन द सिलिंड्रिकल हेड, तो ये सिलेंडर हेड के ऊपर जो है आपके माउंटेड है कैमशाफ्ट पोजीशन सेंसर। इसमें भी आप देखोगे तो आपका 2 आपके पोल दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, और दोनों जो है ECU से कनेक्टेड है। यहां से इसमें रिलक्टेंट टाइप में 2.5 एंड 2.5 या फिर 5 वोल्टेज 5 वोल्टेज, करेक्ट है। देखिए इस तरीके से, तो ये जो डायग्राम आप देख रहे हो ना, ये इंडिकेट करता है ये रिलक्टेंट टाइप है, और ये जो आपने देखा था ये आपका इंडक्टिव टाइप, दोनों सेम ही है मोस्टली, ठीक है। तो इंडक्टिव टाइप में क्या हो रहा है, आपके दोनों सर्किट जो है वो बन जाते हैं। अब ये किस पे ऊपर काम कर रहा है, आपका कैमशाफ्ट पोजीशन सेंसर, ये 12 वोल्टेज पे काम कर रहा है, ये याद रखिए। इसके बाद जैसे मीटरिंग यूनिट आ गया, अब यहां पर देखिए आप, तो मीटरिंग यूनिट क्या है, ये है एक इलेक्ट्रॉनिक एक्चुएटर, ठीक है। कहां पे लगा हुआ है, दिस इज आपका मीटरिंग यूनिट, 2 वायर वाला है। अब मीटरिंग यूनिट क्या है, ये एक्चुएटर है, ये सेंसर नहीं है। अब जब हमको ये समझ गया कि एक्चुएटर है, तो ये एक्चुएटर काम कैसे करेगा, इसके लिए हम यहाँ पे देखेंगे। इट इज माउंटेड ऑन द FIE and it regulates from the low pressure circuit to rail as per engine quantity and the pressure requirement defined in the it controlled PWM। तो PWM पे कंट्रोल हो रहा है। अब अगर ये PWM पे कंट्रोल हो रहा है, तो एक साइड में इसके हाई वोल्टेज मैंडेटरी होती है। अब एक चीज याद रखिए, कभी भी किसी भी डेटा के अंदर जो है ना, सेंसर के सिग्नल वगैरह दिखा दिए जाते हैं, लेकिन आउटपुट सिग्नल जो चाहिए होता है ना, वो यहाँ पर नहीं दिखाया जाता है, ठीक है। तो इसीलिए एक तरफ यहाँ पे ये वाला जो वायर है, नॉट दिस साइड 12 वोल्टेज, और दूसरे साइड पे एक बायस वोल्टेज आएगी 3.5। अब ये कौन से में आएगी वो मुझे अभी नहीं पता है, वो हम लोग गाड़ी पे भी चेक कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर कहीं पे भी हमें ये रेफरेंस जो है वो दिया नहीं गया। यहाँ पे फॉल्ट कोड दिए गए, लेकिन रेफरेंस जो है वो नहीं दिया गया, ठीक है। अब ये देखो आपका इंजेक्टर 6 सिलेंडर वाला, इसके कुछ फॉल्ट है, हम लोग देखेंगे। इंजेक्टर जो है उसमें भी एक बड़ा फर्क है, वो देखिए, दोनों के दोनों वायर जो हैं वो आपके आए हुए हैं ECU से। ये आपका ECU है, ठीक है, ECU यानी ECM, ओके। और ये दोनों जो हैं, वो दोनों वायर ECM से आने की वजह से यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज क्या हो जाती है कि ये दोनों हाई हाई साइड और लो साइड प्रिंसिपल पे काम करते हैं, ठीक है, हाई साइड एंड लो साइड प्रिंसिपल पे। अब इसके अंदर मैं आपको एक चीज बताता हूं, देखिए ये वोल्टेज कितना प्रोड्यूस करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वो मैं आप लोगों को दिखाता हूं। 24 वोल्टेज में आपके इंजेक्टर की जो वर्किंग वोल्टेज होती है वो बहुत हाई होती है, ओके, एक मिनट। तो ओके, यहाँ पे मेंशन नहीं किया, बट मैं बता देता हूँ आप लोगों को, ओके। तो कुछ केसेस में जो आपकी वर्किंग वोल्टेज होती है, ये
तो वर्किंग वोल्टेज 60 वोल्टेज तक भी जाती है, जबकि हमारा सिस्टम कितना है, ये सिस्टम मेरा 24 वोल्टेज है और ये जो आउटपुट निकाल रहा है। अब बात ये आती है कि ये उसकी वर्किंग वोल्टेज है, यानी कि जब इंजेक्टर को चलाना होगा तो ये वोल्टेज अप टू 60-80 वोल्टेज तक भी जाएगी, क्योंकि 24 वोल्टेज सिस्टम है, इंजेक्टर हैवी है आपके, ठीक है ना। तो यहां पर जो है बस एक चीज का जो फर्क है वो आपको देखने के लिए क्या मिलेगा कि आपका ईसीएम जो है ना ये वर्किंग वोल्टेज प्रोड्यूस कर रहा है, लेकिन जैसे आप ओपन हार्नेस करोगे, क्या करोगे, ओपन हार्नेस करते ही ये सर्किट ओपन हो जाता है, ईसीएम को पता चल जाता है, और इसीलिए वो क्या करता है, सिर्फ सर्किट को ओपन रखने के लिए यहां पर आपको वो 12 वोल्टेज देता है पॉजिटिव, और इसीलिए आपको यहां पर पॉजिटिव दिखाई देती है, ठीक है। तो ये फर्क होता है। अब ये 12 वोल्टेज भी हो सकता है, 2.5 भी हो सकता है, 5 वोल्टेज भी हो सकती है, डिपेंड करता है सर्किट टू सर्किट, ठीक है। लेकिन एक सवाल और मुझे आता है कि सर मैंने सुना है कि इंजेक्टर में, डीजल गाड़ी में 48 वोल्टेज आती है, तो 48 वोल्टेज से ज्यादा भी बनती है, वो जरूरत क्या है उस इंजेक्टर की, और आप उसको कितने आरपीएम पे चला रहे हो उसके हिसाब से वो वोल्टेज जो है फ्रीक्वेंसी बढ़ाने के लिए यूज की जाती है, ठीक है ना। इससे फायदा क्या होता है कि आपका सिस्टम भी सही तरीके से काम कर रहा होता है और इंजेक्टर पे लोड ज्यादा नहीं पड़ता, ओके। तो ये हमें दिखाई इसलिए नहीं देखती है, ये हम देख सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें इस्तेमाल करना पड़ेगा ऑसिलोस्कोप को। किसको, ऑसिलोस्कोप को, इसको हमें ऑसिलोस्कोप को इस्तेमाल करना पड़ेगा, ठीक है ना। अदरवाइज हम लोग जो है ना इस वोल्टेज को नहीं देख सकते हैं। हमें जैसे ही हम सर्किट ओपन करेंगे हमें यहाँ पर जो है वो 12 वोल्टेज का ही सर्किट दिखाने मिल जाएगा। आप बैक प्रोबिंग करके देखोगे तो भी आपको यही दिखाई देगा, क्योंकि मल्टीमीटर जो है वो स्विचिंग थ्रेशोल्ड को पकड़ नहीं पाता है, ठीक है। तो ये हो गया आपके इंजेक्टर के बारे में। अब मैं आप लोगों को ये भी बताता हूँ कि 24 वोल्टेज वाला सिस्टम कैसे काम करेगा। ये कूलेंट टेम्परेचर सेंसर है, ये भी 5 वोल्टेज, सेम नेगेटिव कोएफिशिएंट है, देखो ये आपका नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट हो गया, एनटीसी बोलते हैं इसको। तो इसके अंदर एक में 5 वोल्टेज आएगी और दूसरे के अंदर ग्राउंड आएगी, या फिर कुछ केसेस में 12 वोल्टेज आएगी, या फिर इसके अंदर ग्राउंड आएगी। बस याद रखिए 5 या तो 12 दोनों में से कोई आनी चाहिए। 24 वोल्टेज सिस्टम है, मतलब सिस्टम तो 24 वोल्टेज है, लेकिन सेंसर की 24 वोल्टेज नहीं है, ठीक है ना। इसमें उसके बाद क्या था, ऑयल प्रेशर टेम्परेचर सेंसर। तो ये आपका आ गया ऑयल प्रेशर एंड टेम्परेचर सेंसर। तो ये 3 वायर का है, इसके अंदर एक में 5 वोल्टेज, नोट डाउन कर लीजिए सब लोग, ओके। या फिर 12 वोल्टेज आएगी, दूसरे के अंदर आपको 5 वोल्टेज आएगी, ठीक है। 1 2 3 4, 4 है ना बरोबर। तो एक में 5 वोल्टेज आ जाएगी, ठीक है। इसमें या फिर दिस इज नंबर 1 एंड दिस इज 2, और एक आपका ग्राउंड आएगा 3 नंबर में, और 4 नंबर में आपके 0.0, क्योंकि प्रेशर जो है ये वाला जो पार्ट है, जो प्रेशर वाला पार्ट है, प्रेशर का जो ओपन हार्नेस में आप देखोगे तो ये हमेशा लो साइड होता है, ठीक है। और जो टेम्परेचर है वो हमेशा हाई साइड होता है। इस तरीके से हम लोग पता लगा लेते हैं कौन सा ये है। अब रही बात ये कि ये कौन से पिन नंबर पे आएगी, तो वो आपको गाड़ी पे, जब गाड़ी आपके सामने आए उस टाइम पे आप चेक कर लीजिए। और अगर आप इसको चेक करना नहीं आता है, आप लोग नए हो, आप हमारी ट्रेनिंग जो है पहली बार ले रहे हो, तो उस केस में आप हमारे जो मास्टर कोर्स है, प्रीमियम कोर्स है, उसमें इनरोल कर सकते हो। ये सब हमने उसके अंदर एक्सप्लेन किया कैसे कैसे बनता है, ठीक है। अब बात बस ये आती है कि ये जो पार्ट है, ये क्योंकि दोनों सेंसर है, ये दोनों 12 वोल्टेज पे ही काम करेंगे, 12 वोल्टेज सिस्टम पे। देन हमारा आ जाता है रेल प्रेशर सेंसर। रेल प्रेशर सेंसर भी हमारा 3 वायर का होता है, एक के अंदर 5 या तो 12 वोल्टेज आएगी, दूसरे के अंदर ग्राउंड, और तीसरे के अंदर सिग्नल वोल्टेज। सिग्नल वोल्टेज क्योंकि ये रेल प्रेशर सेंसर है तो ये ज्यादातर टाइम आपकी लो साइड में होती है, ठीक है। जब आप कनेक्ट करोगे तो ये हाई हो जाएगी, ओके। व्हीकल स्पीड सेंसर आ गया। व्हीकल स्पीड सेंसर यहाँ पर एक आपको देखिए, ये हो गया आपका ईसीएम का पिन नंबर। ऑपरेटिंग वोल्टेज स्पेसिफिकेशन देखो 9 से 12, यानी ये भी 9 से 32, यानी कि ये भी 12 वोल्टेज पे काम कर रहा है, ठीक है। ये देखिए दिस इज योर सेंसर का वोल्टेज पॉजिटिव एंड दिस इज नेगेटिव, और ये आपका सिग्नल हो गया, 3 वायर वाला आपका सेंसर है, ठीक है। प्रॉक्सिमिटी प्रिंसिपल, ओके, 3 वायर वाला सेंसर। लैम्प एंड रिक्वेस्ट, एक मिनट। हाँ, अब ये देखिए, अब जैसे ही हम लोग एसी के स्विच पे चले जाते हैं तो आप यहाँ पर एक चीज देखोगे कि एसी का जो स्विच है, ये हमारा एसी का स्विच हो गया। ये जब आप ऑन कर रहे हो ना,
तो जो थर्मिस्टर है, इग्निशन सप्लाई और ईसीयू जो है वो क्या सप्लाई कर रहा है, कितना वोल्टेज पे स्विचिंग हो रहा है। ईसीयू से तो आपके आ रही है नेगेटिव, ग्राउंड आ रहा है, ठीक है। लेकिन ये जो एसी का जो रिले है ना, ये वाला, ये जो रिले है ये 24 वोल्टेज पे काम करेगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका एसी का। और ये देखो यहाँ पर मेंशन किया गया है, देखो दिस इज एसी स्विच आर 24 वोल्टेज टाइप, क्लियरली। क्यों, तो यही एक डिफरेंस हमको पहचानना जरूरी होता है जब आप 24 वोल्टेज सिस्टम पे काम कर रहे होते हो, कि भाई कौन सा सिस्टम 12 वोल्टेज का और कौन सा सिस्टम 24 वोल्टेज का है, ठीक है। तो जब आप एसी के सिस्टम पे काम कर रहे हो तो ये 24 वोल्टेज पे काम कर रही है, क्योंकि कंप्रेसर को चलाने के लिए, इतना बड़ी गाड़ी के कंप्रेसर को चलाने के लिए, बड़ा कंप्रेसर है, तो आपको वोल्टेज भी उतनी चाहिए होती है, ठीक है। तो ये देखिए, ये पूरा सिस्टम आपके आगे आपका, ये पूरा वायरिंग डायग्राम है, ओके। इसके बाद में कैनबस, हाँ अब एक सवाल आता है, कैनबस हो गया आपका, कैनबस बैकबोन लिखा हुआ है, देखो यहाँ पे जैसे मैं बोलता हूँ नर्वस सिस्टम होता है अपना बैकबोन की तरह, यहाँ पे बैकबोन ही लिखा हुआ है अशोक लेलैंड वालों ने। तो ये सिंपल सा आपका कैन की सॉकेट है, ठीक है, कैन हाई कैन लो एंड शील्ड, ठीक है। तो बस इतना सा पार्ट है ये, सिंपल सा। मैं एक और एक चीज बताता हूँ, ये अशोक लेलैंड का है, इसकी भी ट्रेनिंग जो है ना अभी हम लोग पूरी कर रहे हैं। ये देखिए फ्यूज वगैरह जो यहाँ पर लगे गए हैं वो भी एक इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। मैं एक और सिस्टम देखता हूँ इसके अंदर और क्या क्या है, ओके। यहाँ पर भी देखिए इन्होंने कैन हाई कैन लो सेम है आपका, यहाँ पर बैटरी पॉजिटिव, अब बैटरी पॉजिटिव लिखा हुआ है, डायरेक्ट बैटरी पॉजिटिव लिखा है, इसका मतलब यहाँ पर हमें 24 वोल्टेज मिलेगी, ठीक है। तो जब आप डायग्नोज करोगे तो 24 वोल्टेज, यहाँ पे 4 नंबर पे हमारा ग्राउंड है जो कि हमारा चैसी ग्राउंड है, और ये हमारा सिग्नल ग्राउंड है, ये 2.5 वोल्टेज, दिस इज 2.5 वोल्टेज, के लाइन है 9 से लेके 12 वोल्टेज तक आपकी यहाँ पर आती है, ओके। ये सेम आपका ओबीडी जैसा बाकी का होता है वैसे ही है। और ये मैं इसलिए भी बता रहा हूं ना, देखिए क्या होता है, एक तो बहुत ही कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है कि क्योंकि कई बार टेक्नीशियन जब काम करते हैं तो वो देखते हैं अरे उस गाड़ी के अंदर तो 12 आ रहा था, उस गाड़ी के अंदर तो इतना आ रहा था, उसके अंदर ये आ रहा था, उसके अंदर वो आ रहा था। बट एक चीज याद रखिए कि हम लोग जब काम कर रहे हैं ना, तो सिस्टम पूरा अच्छी तरीके से अगर समझ में आएगा तो हम उसके ऊपर बेटर तरीके से काम कर पाएंगे। ये है, यहाँ से देखिए सर्किट डायग्राम, रिले एंड फ्यूजेस फॉर सीआरसी ईडीसी सिस्टम। ये अब आप जब देख रहे हो तो ये पूरा का पूरा 24 वोल्टेज का सर्किट है, ठीक है। ये वाला, जैसे स्टार्टर को चलाने के लिए हमारा 24 वोल्टेज डीसी, ठीक है, ये स्टार्टर को चलाने के लिए 24 वोल्टेज ही चलेगा, ठीक है ना। ये पूरा ये बनाया हुआ है, ओके। मैं कंपोनेंट खाली आप लोगों को दिखाने के लिए मैंने ये ओपन किया है, ताकि मैं आप लोगों को समझा सकूं कि कौन से सिस्टम जो है वो 24 पे काम करते हैं और कौन से सिस्टम 12 पे काम करते हैं। तो जितने भी आपके सेंसर हो गए हैं, इलेक्ट्रॉनिक एक्चुएटर्स हो गए हैं, वो सारे आपके 12 वोल्टेज पे ही काम कर रहे हैं, ठीक है, करेक्ट सेम। अब इसके बाद में हाँ ये देखिए, तो एक और जो है ना बहुत, अब ये तो सिर्फ ईसीएम ही है, ठीक है। तो यहाँ पर आप बहुत सारे सेंसर और ये सब देखोगे, मैं कोशिश कर रहा हूँ जितना जूम हो सके आप लोगों को जूम करके दिखाऊं। एक चीज मैं आपको यहाँ पे और बोलना चाहता हूँ, ये जो मटेरियल है वो हम लोग ट्रेनिंग पर्पस के लिए इस्तेमाल करते हैं, ताकि टेक्नीशियंस को और स्टूडेंट्स को डिटेल में ऑथेंटिकेटेड तरीके से जो है वो हम लोग सिखा पाए, जिससे उनकी जो प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेसिटी है वो बहुत एक्यूरेट हो सके, ठीक है। अ, तो ये कॉपीराइट ऑब्वियसली टाटा का ही है, कमिंस का ही है, या जिस ब्रांड का हमने यूज किया उनका क्या है। तो यहाँ पे जितने भी ये पार्ट आप देख रहे हो इस वाले पार्ट में, ये हो गया आपका एक्सीलेटर पेडल पोजीशन सेंसर, ठीक है, आपका व्हीकल स्पीड सेंसर, क्रैंकशाफ्ट सेंसर, कैम सेंसर, ये आपका टीएफयू क्या होता है, टीएफयू टीसीयू, व्हाट इज दिस, ठीक है। हाँ, फ्यूल टेम्परेचर सेंसर एंड कूलेंट टेम्परेचर सेंसर, ठीक है। तो ये सब 12 वोल्टेज पे काम कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद में आपका हम लोग देख लेते हैं कूलेंट गेज, एक मिनट, कूलेंट गेज, पेडल पोजीशन आउट, ये सब भी आपका 12 वोल्टेज पे ही काम कर रहा है।
बाकी के इस तरफ के जो सिस्टम होंगे आपके वो सारे 24 पे काम करते हैं। ठीक है, जैसे कि इस तरफ है आपका ऑल्टरनेटर हो गया, आपका वाटर एंड फ्यूल सेंसर, गियर स्विच, पार्किंग ब्रेक स्विच, आपका क्रूज कंट्रोल हो गया, मैनिफोल्ड इनटेक हीटर, फैन, सीरियल पैरेलल रिले, ये सब जो है वो 24 वोल्टेज पे काम कर रहे हैं। ठीक है, ये जितने भी आप देख रहे हो ये सब 24 वोल्टेज पे काम कर रहे हैं आपके। तो इस तरीके से आपके 24 वोल्टेज के सिस्टम को बनाया जाता है। अब बात ये आती है कि एक और बड़ा सवाल जो है यहाँ पर हमेशा सामने आता है, और वो लोग जनरली मुझसे पूछते हैं कि सर ये बताइए कि गाड़ी के अंदर जब हम लोग काम कर रहे हैं तो मतलब कमर्शियल में अगर हम लोग काम कर रहे हैं तो स्कैनर कौन सा इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके क्या फंक्शन होते हैं, उसको कैसे यूज करना है, क्या करना है। अब देखिए, स्कैनर के जो फंक्शन है ना उनमें कोई ज्यादा डिफरेंस होता नहीं है, बस इस बात पे डिफरेंस होता है कि वो स्कैनर आपको एक्स्ट्रा क्या दे रहा है। ठीक है, दूसरी चीज वो कितने मॉडल कवर कर पा रहा है। 2-3 साल पहले तक इंडिया के जितने कमर्शियल व्हीकल थे उनका जो कवरेज था ना वो बहुत वीक था इंडियन ब्रांड्स में। ठीक है, और यही वजह थी कि वो पूरी तरीके से काम कर नहीं पाते थे। अब क्या है कि अभी ब्रांड जो है आ गए हैं जो कि कवरेज अच्छा देते हैं, तो मैं आप लोगों को वो भी थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूं। साथ ही के साथ आपको एक चीज और याद रखनी पड़ेगी कि अगर आप फंडामेंटली देखो तो फ्यूज टेस्टिंग कैसे करना है, वायरिंग टेस्टिंग कैसे करना है, सेंसर टेस्टिंग कैसे करना है, एक्चुएटर टेस्टिंग कैसे करना है, आपके इंजेक्टर का डायग्नोसिस कैसा है, वो 24 वोल्टेज के सिस्टम और 12 वोल्टेज के सिस्टम में दोनों में सेम ही है, ज्यादा फर्क नहीं है। लेकिन जो एक जगह पे आके हम फंस रहे थे वो था कि हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहे थे कि 24 वोल्टेज के अंदर सिस्टम 24 वोल्टेज पे कैसे काम कर रहा है, और जब मुझे 12 वोल्टेज मिल रही है या 5 वोल्टेज मिल रही है वो क्यों मिल रही है। तो मैं आशा करता हूं कि जो अभी मैंने आप लोगों को ये 1 घंटे में समझाया उसके जरिए आपको ये क्लैरिटी जरूर आ गई होगी कि 24 वोल्टेज के सिस्टम को हम कैसे आइडेंटिफाई करें, और उसी 24 वोल्टेज की गाड़ी में 12 वोल्टेज के सिस्टम को हम कैसे आइडेंटिफाई करें कि ये सिस्टम में 12 वोल्टेज ही चलेगा। ठीक है, इससे क्या होगा, जब आप डायग्नोस करोगे, वायरिंग टेस्टिंग करोगे, सेंसर एक्चुएटर टेस्टिंग करोगे, तो आप लोगों के लिए वो बहुत बेहतरी हो जाएगी, आसानी हो जाएगी। ठीक है, इसी के साथ साथ एक मिनट दीजिए मुझे। तो अब हम लोग क्या करते हैं, मैं आप लोगों को कुछ स्कैनर रिकमेंडेशन देता हूं। अगर आप लोग कमर्शियल व्हीकल में प्रोफेशनली काम करना चाहते हो तो उस केस में मैं आप लोगों को कुछ रिकमेंडेशंस देता हूं। ओके, और रिकमेंडेशन मेरी ऐसी है जो मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से भी है, और जो हमने देखा है कि कंपनीज जो है प्रमोट करती हैं उसके हिसाब से भी है। और यहाँ पर कमर्शियल व्हीकल के ऊपर हम बहुत टाइम से जो है ना रिसर्च कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे हमारे ऐसे भाई हैं जो काम करते हैं हमारे साथ में, और वो लोग मतलब कमर्शियल व्हीकल में भी काम करते हैं, तो उनके लिए हमने ये सब थोड़ी रिसर्च की है कि उन लोगों को फायदा पहुंच सके। ठीक है, तो वो एक चीज आप सबको ध्यान में रखना जरूरी है। ओके, अब देखिए यहाँ पे आप लोगों ने शायद ये नाम नहीं सुना होगा, लेकिन ये पिछले साल इस ब्रांड को, इस मॉडल को जो लॉन्च किया गया था, ये है टेक्सा। ठीक है, टेक्सा नाम का एक ब्रांड है जो कि स्पेन से है। टेक्सा पहले इंडिया में सिर्फ अपना टू व्हीलर का स्कैनर बेचता था। टू व्हीलर में भी ये अकेली कंपनी थी जिसके पास में प्रीमियम व्हीकल का ही था, इंडियन ब्रांड का इसके पास में नहीं था। तो प्रीमियम व्हीकल के जितने स्कैनर बनाते जैसे कि हायाबुसा, डुकाती, बुगाडी, सॉरी डुकाती वगैरह सब, ये टेक्सा बनाती थी। लेकिन पिछले साल ये टेक्सा कंपनी ने ही कमर्शियल व्हीकल के लिए एक मल्टी ब्रांड स्कैनर बनाया था, और उसका नाम उन्होंने रखा था TXT भारत। शायद आप लोग देख पा रहे हो कि नहीं देख पा रहे हो, ये देखिए, ये इन्होंने बनाया था TXT भारत। ठीक है, अब इस TXT भारत में मैं आप लोगों को बताता हूं, क्योंकि ये जब डेवलप हो रहा था तो उस वक्त इन्होंने हमें इनवाइट किया था, टेक्सा ने, पुणे में, और इनवाइट करके उन्होंने हमें इस डिवाइस का जो है ना पूरा डेमो और पूरा एक्सप्लेनेशन वगैरह दिया था, और हमें ये बताया था कि भाई ये जो सिस्टम है वो क्या क्या काम कर रहा है। ओके, अब आप लोग सोच रहे होंगे कि सर हमने इसके बारे में क्यों नहीं सुना। ज्यादातर लोगों ने पता नहीं सुना है कि नहीं सुना है, क्योंकि ये आया कब और मार्केट में मतलब उतना ज्यादा अपना जगह नहीं बना पाया।
तो पिछले साल करीब जुलाई या अगस्त के महीने में ही, 1 साल पहले ये लॉन्च हुआ था इंडिया के अंदर। इसके अंदर जो इंडियन मॉडल्स की जो कवरेज थी वो बहुत बढ़िया थी। ठीक है, मैंने खुद प्रोडक्ट जो है वो चेक किया था, टेस्ट किया था, और इसकी जो वर्किंग सिस्टम था वो भी बहुत अच्छा था। लेकिन टेक्सा का एक प्रॉब्लम क्या है ना, ये जो है वो यूजर फ्रेंडली नहीं है। ठीक है, ये प्रोडक्ट यूजर फ्रेंडली नहीं है। मतलब यूजर फ्रेंडली का कहने का मतलब होता है कि जो एक आम टेक्नीशियन यूज कर पाए, उस मामले में ये इसका सॉफ्टवेयर थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है जब हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, और दूसरा क्या था, ये कनेक्टर आ रहा था, इन लोगों ने क्या किया था, 2 साल का अपडेट दिया था कि 2 साल तक जो है वो आपको फ्री अपडेट मिलता रहेगा। जनरली आपका नहीं करते थे। 2 से 2.5 लाख रुपए का ये टूल था। अभी ये मार्केट में अवेलेबल है, आपको मिल जाएगा अगर आप ढूंढोगे तो। लेकिन क्योंकि ये बहुत ज्यादा मार्केट में नहीं सर्कुलेट हुआ है और इसके फाइनल रिजल्ट जो है व्हीकल के ऊपर नहीं आए। मैंने टेस्टिंग किया था इनके फैसिलिटी में, जिसमें बस पे और बाकी चीजों पे इन्होंने कनेक्ट करके हमको दिखाया था। तो वहां पे कुछ सिस्टम ऐसे थे जो कि जाल्टेस से बहुत मैच करते थे। जाल्टेस का सॉफ्टवेयर और इसमें जो है वो बहुत सिमिलैरिटीज थी। लेकिन खैर ये एक डिवाइस है। फिलहाल के लिए दिक्कत ये है कि इसका आगे कुछ और इंफॉर्मेशन आई नहीं टेक्सा भारत की तरफ से, और उन्होंने आगे कुछ इसके प्रमोशन वगैरह या इसका कोई डिस्कशन भी मार्केट में जो है हमको नहीं पता चलता। एक और है लॉन्च का भी जो है ना, कमर्शियल व्हीकल के लिए 24, देख याद रखिए मैं ये जो आप लोगों को रिकमेंड कर रहा हूँ ये 24 वोल्टेज के लिए कर रहा हूँ। तो आप लोग प्लीज मुझे ना कमेंट में ये मत डालना कि सर वो जेनिथ भी करता है और ये भी करता है। ठीक है, आज हमारा जो टॉपिक है 24 वोल्टेज कमर्शियल, और इसीलिए मैं 24 वोल्टेज कमर्शियल के प्रोफेशनल स्कैनर की बात कर रहा हूँ, जिसमें मुझे लगता है कि हाँ ये जो है वो एक्चुअली में काम कर रहे हैं। ठीक है, बाकी तो उस तरीके से तो लॉन्च का जो X431 आता है उसमें भी कुछ गाड़ियों का हो जाता है। ओके, जेनिथ में भी हो जाता है, एक्सटूल में भी हो जाता है कुछ गाड़ियों का। लेकिन जब हम कुछ गाड़ियों की बात करते हैं और फिर हम लोग कंप्लीट सोल्यूशन की बात करते हैं तो बहुत बड़ा फर्क होता है। ठीक है, तो ये भी एक चीज है। अगर आप फुल फ्लेजेड कमर्शियल पे काम नहीं करते हो तो उस केस में आप एक्सटूल, लॉन्च ये सब यूज कर सकते हो। लॉन्च का भी एक एचडी टूल आता है जो पूरा हैवी ड्यूटी कमर्शियल पे के लिए ही आता है। ये इंडिया में कोई बेच नहीं रहा है, लेकिन ये आता है, इसके अंदर बहुत अच्छा कवरेज मिलता है अगर आप लेना चाहो तो। बट अनफॉर्चुनेटली इंडिया में जो है ना, इसको अभी कोई प्रमोट कर नहीं रहा है। ठीक है, जितने भी डीलर हैं वो इसको कोई प्रमोट नहीं कर रहा है। इसके बाद में आता है आपका जाल टेस्ट। इस वक्त जो है अगर आप कमर्शियल व्हीकल में लेने जाओगे और अगर आपका बजट अच्छा है, करीब आपका बजट जो है वो 2 लाख के आसपास है, लैपटॉप का खर्चा अलग से, ठीक है, तो ये जो डिवाइस है ये आपका ऑलमोस्ट जितने भी ब्रांड्स हैं ये 24 वोल्टेज में सभी कवरेज आपको दे देता है। ठीक है, 24 वोल्टेज कवरेज मतलब कि एक तो ट्रक, बसेस, आपके एलसीवी, आपके ये वाली आ गई अर्थ मूवर, और आपके एग्रीकल्चर, इन सब को जो है ना ये आपको स्ट्रेंथ देता है कि आप इसके ऊपर मतलब इससे काम कर सको। और भी सॉफ्टवेयर में बहुत सारी अच्छाई है। ठीक है, ये मल्टी ब्रांड में काम करता है। इंडिया के अंदर करीब करीब मेरे हिसाब से जो मैंने इसका सॉफ्टवेयर देखा हूं उसके हिसाब से ये 80 to 90% रोड पे चलने वाले मॉडल्स को कवर कर देता है। ठीक है, याद रखिए कोई भी मल्टी ब्रांड स्कैनर 100% कवरेज आपको नहीं दे सकता है। ठीक है, दूसरी चीज ये है कि ये सॉफ्टवेयर जो है वो इस मामले में भी अच्छा है कि इसके अंदर और भी चीजें आपको मिलती है। जैसे आपको वायरिंग डायग्राम इसी के अंदर मिल जाता है, ट्रबल शूट डेटा इसके अंदर मिल जाता है, वो आपको इसमें भी मिलता था टेक्सा में, क्योंकि ये दोनों कंपनी जो है ना स्पेन में आपस में लड़ती है, दोनों कंपनी स्पेन की है। ठीक है, तो दोनों कॉम्पिटिटर एक दूसरे के, तो इन्होंने भी पूरा वायरिंग डायग्राम और ये सब दिया था। इन्होंने बहुत अच्छी रिसर्च इन्होंने भी की थी और इनके पास में भी है। बट क्योंकि जाल्टेस को आके इंडिया के अंदर कम से कम 7-8 साल ऑलरेडी हो गए हैं, ठीक है, और उन्होंने इंडिया के ऊपर ज्यादा काम किया भी है, ब्रांड भी कवरेज दी है, तो उस मामले में। लेकिन एक मैं और बताता हूँ, अगर आप इंडिया के बाहर से हो, ठीक है, वर्ल्ड में कहीं से भी, और आपको कमर्शियल व्हीकल पे काम करना है, 24 वोल्टेज पे काम करना है या 12 वोल्टेज कमर्शियल पे काम करना है, तो उस केस में दिस इज योर बेस्ट चॉइस। मतलब एक तो ये टेक्सा वाला और एक ये, लेकिन टेक्सा भारत नहीं, इंडिया के बाहर दूसरे नाम से जो चलता है वो वाला आप लोग ले सकते हो। बाकी जालटेज जो है आप किसी भी वर्ल्ड में किसी भी कंट्री में काम करोगे तो ये काम आ जाएगा। इसकी पूरी सॉफ्टवेयर की ट्रेनिंग जो है वो हमारे प्रीमियम कोर्स में आप लोगों को मिल जाती है। सॉफ्टवेयर को कैसे चलाना है, क्या फंक्शन कैसे यूज करते हैं, क्या करते हैं, कंप्लीट ट्रेनिंग जो है उसके अंदर मैंने बनाई हुई है। और भी इसके जो मॉड्यूल की जो ट्रेनिंग है वो हम लोग आगे कवर कर रहे हैं।
तो आप में से जो भी ज्वाइन करना चाहता है वो लोग ज्वाइन कर सकता है। ठीक है, इसके बाद में अब बात आती है कि अगर मैं इंडियन स्पेसिफिक के हिसाब से बात करूं तो आई स्मार्ट, ये जो आई स्मार्ट आप देख रहे हो इनलाइन 7, अगर आपको सिर्फ कमिंस में ही काम करते हो तो आपको इनलाइन 7 ले लेना चाहिए अगर मिलता है तो, लेकिन ये अभी आप मिलेगा नहीं, क्योंकि इसका इतना ज्यादा क्रैक मार्केट में बिक रहा था कि कमिंस ने एक्शन लिया था, प्रॉपर केस हुए लोगों के ऊपर, इसलिए ये अभी मार्केट से हो गया गायब। ठीक है, महिंद्रा में अगर आप काम करते हो आपको आई स्मार्ट मिलता है, ले लीजिए, इसके ऊपर काम कीजिए, ये 12-24 दोनों पे काम करता है। उसी तरह टाटा पे अगर आप काम करते हो ये भी 12 और 24 दोनों पे काम करता है, मिल रहा है तो आप ले लीजिए। ठीक है, ओके, तो ये सारा सिस्टम जो है आपके स्कैनर के स्कैनिंग करने के लिए आपको यूज होता है। अब यहां पे जो है ना एक चीज बहुत जरूरी है जो आपको और मुझे हम दोनों को समझना जरूरी है, वो ये है कि आज हमने जो कवर किया उसमें क्या था, मेरा सबसे बड़ा जो सवाल था ना, जो सबसे ज्यादा मुझे आता था वो ये था कि सर 24 वोल्टेज कमर्शियल गाड़ी पे स्कैनिंग कैसे होती है, सेम होती है कि अलग होती है सर, उसमें सेंसर कैसे होते हैं, उसमें सेंसर में वोल्टेज कितनी आती है सर, उसके अंदर 24 वोल्टेज है तो उसमें 24 वोल्टेज आएगी, ये क्यों नहीं आ रही है। तो मैं आशा करता हूँ कि आज की क्लास में ये कॉन्सेप्ट हमने क्लियर किया, हमने आपको ये भी बताया कौन सा स्कैनर इस्तेमाल करना चाहिए, मैंने आपको सेपरेट सेपरेट में बताया कि सेंसर की वोल्टेजेस कैसे बन रही है, बाकी कंट्रोल मॉड्यूल की वोल्टेजेस कैसे बन रही है, जैसे एबीएस है तो एबीएस को 24 वोल्टेज जाएगी, तो ये कैसे बन रही है वो भी मैंने आज की जो सेशन है उसके अंदर कवर करने की कोशिश की है। और अभी आपके कुछ क्वेश्चन है तो हम लोग मैं आप लोगों के क्वेश्चन को जो है जवाब दे सकता हूं, बताइए। यस फिलिप, आपको क्वेश्चन पूछिए। फिलिप। नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते, बोलिए। सर मैं बच्चू मैम से भी बात कर रहा था, अभी आपने तो बता दिया सर। जी। अभी मेरे पास में मैं केटेक यूज करता हूँ और मीटर तो पहले से मैं थोड़ा बहुत रिपेयरिंग और ईसीएम भी करता है सर। हाँ जी। तो अभी मैं वेयरिंग में नया हूँ और ऊपर से अभी आपका क्लास ज्वाइन करके बहुत अच्छा से नॉलेज मिला सर। जी। जी। फिर अभी हमने ईसीयू का कोर्स लेने के लिए मैम से भी बात किया था। जी। तो उसमें क्या क्या मेरे पास कैटेक तो है और उसका इश्यू टेस्टर वगैरह क्या क्या जरूरी होगा ओके, और क्या तो करना होगा। मैं आपको बता देता हूँ, एक तो आपको ना ईसीयू टेस्टर जो बेसिक वाला है, देखिए स्टार्टिंग हमेशा जो है ना बेसिक से कीजिए, तो बेसिक वाला हाँ सर। खुद कैसे बनाया जाता है उसकी भी ट्रेनिंग फैजान सर ने की हुई है। ठीक है, हाँ सर। तो वो एक आपका पॉइंट मतलब कम हो गया, वो आपके 1000-1200 रुपए आपके खर्च होंगे। उसके अंदर वो हाँ बेसिक सर। जो कैन बॉक्स के नाम से आता है ना, वो आप खुद घर पे हाँ हाँ, बना, कैन बुक पता है। ठीक है, हाँ वो आप हाँ खुद घर पे बना लोगे, जो 15-20 हजार रुपए का आता है वो 1500-1600 रुपए 2000 रुपए में बन जाता है। ठीक है, हाँ उसकी सर। पूरी हाँ ट्रेनिंग जो फैजान सर देते हैं, उसके साथ साथ जो इलेक्ट्रॉनिक के हार्डवेयर की जो आपको चाहिए होता है ना, उसमें हाँ सर। आपको क्या क्या चाहिए होता है, टेबल के टूल चाहिए होते हैं जो करीब आपको आप कहाँ से, मेघालय से है ना? नहीं सर, मणिपुर से। मणिपुर से, ओके। तो मणिपुर हाँ में आपको करीब 10-12 हजार रुपए के अंदर मिल जाएंगे टेबल के टूल, और हाँ केटेक सर। आपके पास में ऑलरेडी है, तो शुरुआत हाँ के सर। अगले 3-4 महीने के लिए काम करने के लिए तो आपके पास में इनफ है। इसके बाद आप देखिए कि केटेक पे कितना काम हो रहा है, मतलब जो ईसीयू आपके पास आ रहे हैं, ज्यादातर आपके पास देखिए मारुति आएगी, युंडई आएगी, हाँ महिंद्रा आएगी, राइट। हाँ हाँ सर। हाँ हाँ इनका मैक्सिमम ईसीयू जो है BS4 तक का वो केटेक कर हाँ देता सर। है। ठीक है, ठीक है सर। हाँ सर। BS6 के लिए आपको जब जरूरत लगेगी तो उस टाइम पे आप एक बार जब ट्रेनर होंगे फैजान सर से आप बात कीजिए, वो आपको एक्सप्लेन करेंगे। सही बात है ना? हाँ सर। तो हाँ सर। वो भी आप डेफिनेटली कर सकते हैं। ठीक है फिलिप। सर और मेरे पास एक BS6 क्रेटा डीजल है सर। हम्म। सर आपका आपके वो जो BS6 का DPF का उसमें तो हम क्लास तो है लिया हुआ है, जी। लेकिन अभी इसमें ज्यादा शुद्ध मास ज्यादा होने का कारण कंपनी वाला उसको रीजनरेशन नहीं कर पा रहा था। ओके। मेरा पास आया है तो मैंने भी ट्राई किया था, फोर्सली ट्राई किया लेकिन नहीं हो पाया। फिर नहीं, मैंने जनरेशन नहीं DPF हुआ को या फिर जनरेशन मतलब सूट मास गाड़ी ओके हो गई है क्या? नहीं सर, हाँ, अभी उसके बाद मैंने उसको
डीपीएफ रिप्लेसमेंट में जाके उसको रिप्लेस करके शूट मास जो है 0 आ गया था। करेक्ट। फिर उसके बाद हमने रीजनरेशन कर दिया, हम्म। हो गया, लेकिन एक दिन चलाने के बाद फिर दूसरा दिन बोल रहा है फिर दोबारा रीजनरेशन करो। नहीं, रीजनरेशन आया कि गाड़ी लिम्प मोड पे गई? लिम्प मोड पे गई कि नहीं गई? नहीं गया, नहीं गया। गाड़ी चल एकदम ओके है ना? अभी रीजनरेशन करने के बाद एकदम ओके चल रहा है। अभी सिस्टम में दोबारा 15-20 किलोमीटर चलाने के बाद फिर दोबारा लाइट आई है। रीजनरेशन रीजनरेशन करने के लिए रिक्वायरमेंट आ रहा है। ओके, लेकिन जब देखिए रीजनरेशन जब पहली बार आता है तो अपना कैसा गाड़ी का पिकअप लॉस हो जाता है, वो वाली हाँ, वो प्रॉब्लम होके नहीं आया है। था, वो होके आया था मेरा पास, जब आया था तो पिकअप लेकिन नहीं ले आपको पा वो रहा। प्रॉब्लम नहीं है ना? अभी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एक काम रीजनरेशन करो, दोबारा। कस्टमर हाँ को सर। बोलो हुंडई में सब लोग याद रखिए कि अगर आपने रीजनरेशन कर दिया, सूट मास 0 दिखा दिया और फिर भी अगर हम्म, डैशबोर्ड पे लाइट आ रही है ना, तो हाँ कस्टमर को सर। बोलिए कि एक लंबा ट्रिप लेकर आए 30-40 किलोमीटर का, वो निकल जाएगी अपने आप। ठीक है? वो हो जाएगा सर। अपने आप निकल जाएगी। उसका रीजन है मल्टी ब्रांड से जो वो कंप्लीट रीसेट करना होता है वो नहीं ले रहा है स्टैंडिंग में, वो रनिंग में ही ले रहा है। तो उसके लिए उनको बस कुछ मत कीजिए, गाड़ी उनको बोलो अगर गाड़ी ओके चल रही है, यानी स्पीड ले रही है, पिकअप बराबर है, सब कुछ अगर सही है, इंजन में कोई मतलब जो है ना आरपीएम डाउन वाला प्रॉब्लम नहीं है ना, उनको बोलो हाँ हाँ। लंबा ट्रायल ले, 40-50-100 किलोमीटर में वो सॉल्व हो जाएगा आपका। ठीक है? उसके बाद वो जो है कस्टमर मेरे को प्रॉब्लम लेके आया है। इसी प्रॉब्लम से मैं कंपनी में उसने बार बार जा रहा था। हम्म। तो वो बोला कि वो ऐसे ही बताया है, लेकिन 1-2 हफ्ता चलाने के बाद फिर वही प्रॉब्लम आ जाता है, बोला सर। नहीं नहीं नहीं, उसमें क्या कीजिए ना, वो इस बार आपने किया है ना, तो एक काम हाँ कीजिए हाँ सर। के साथ देखो, अगर गाड़ी में प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, और एमआईएल है, हाँ सर। तो जब वो चलेगी ना, तो जब रिकॉर्डिंग हाँ, चालू होगा, ईसीयू जब रिकॉर्ड करना चालू करेगा ना, तो वो प्रॉब्लम अपने आप सॉल्व कर देगा। ठीक है? ठीक है सर। अगर फिर भी हाँ नहीं होता है ना, तो उनको बोलना मेरे पास आप लेकर आओ, उसके बाद हम क्या करेंगे पता है? आपने हाँ सर। उसकी जो है इंजन की कंडीशन चेक कर लेना, उसके ऑयल फिल्टर, फ्यूल फिल्टर, डीजल फिल्टर, ये सब चेक कर लेना। ऐसा तो नहीं है कि इंजन जो है वो ज्यादा प्रोड्यूस कर रहा है आपके फ्यूल को। दूसरा चीज की ये भी आप देखो कि फ्यूल के अंदर, फ्यूल को डीजल थोड़ा सा ले लो और देखो उसके अंदर हाँ पानी वानी तो नहीं आ रहा है। ठीक है? हाँ सर। क्योंकि हाँ, बारिश का टाइम है, आपके इधर जंगल है, तो हवा में मॉइस्चर बहुत होता है और वहां पे पानी बहुत ज्यादा आता है। राइट? सही तो हो बात सकता है है। डीजल हाँ में सर। पानी हो और वो पानी जल रहा है जिससे सूट मास ज्यादा प्रोड्यूस हो रहा है। तो वो जो है हाँ ना, सर। एक बार मतलब Hyundai की गाड़ियों में नहीं, किसी में भी ये ऐसा होता है। तो जब दोबारा अगर आपके पास आई, तो उस टाइम हाँ पे सर। फिर उसके इंजन की कंडीशन चेक करना कि क्या कंडीशन है, जैसे इंजेक्टर हाँ सही से स्प्रे हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, मतलब वो सब फिर अपने को चेक करना पड़ जाता है। ऐसी सर, बात। अभी मेरे को अभी उसमें एक मेरे को अभी मैंने लिफ्ट में डाला गाड़ी को। हम्म। फिर उसमें मैंने वो इंटरकूलर में वो जो पाइप से घिसा हुआ थोड़ा 2-3 जगह फटा हुआ मिला है। उसमें से मोबिल निकला हुआ है। टर्बो चार्जर से आउटलेट थोड़ा बहुत आ रहा है, मतलब। करेक्ट करेक्ट, वही सूट मास पैदा कर रहा है। हाँ सर। हाँ, वही सूट मास, इसीलिए मैंने बोला क्या होता है। देखिए सूट मास पैदा कहाँ से हो रहा है? इंजन से पैदा हो रहा है। इंजन हाँ की सर। कंडीशन अगर सही नहीं होगी तो वो ज्यादा पैदा होगा। हाँ आप सर। समझ रहे कहने का मतलब? तो इसीलिए इसका दो ही इलाज है, पहला तो उसकी कंडीशन सही हो जाए, तो वो एक बार आप उसको चेक हाँ करने सर। के लिए बोल दीजिए फिर। ठीक है ना? ठीक है सर। और सर अभी ना, लास्ट लास्ट सर, एक मिनट। अपना शाम को भी क्लास है फिलिप जी। शाम को भी? 7, हाँ 7 PM का क्लास है अपना। अरे सर, हम तो गैरेज में काम करते करते मैंने चेक किया तो सर आप क्लास ले रहा था, इसलिए हम तुरंत ज्वाइन कर दिया था सर। नहीं नहीं, अच्छा हुआ अच्छा हुआ, शाम का 7 PM का भी क्लास है अपना। आप लोग का हाँ सर। सभी क्लास ज्वाइन करने के लिए मैं खुद ही बोलता हूँ ना, शायद 7 PM का भी क्लास है अपना। ठीक है ना? सर अभी एक लास्ट क्वेश्चन सर। बोलिए। सर अब मेरे पास अभी इश्यू तीन तीन गाड़ी का आया। हम्म। यानी कि उसमें पिछले बार मैं बोला था कि C1611 वाला, हम्म। इसका प्रॉब्लम जो है अभी वायरिंग वगैरह सब चेक किया, ओके है। अभी इश्यू रिपेयरिंग के लिए भी इसमें हमने कुछ देखा था। हम्म। तो वो 21 जगह पे कैसे करना है वो, अगर हम क्लास का इश्यू रिपेयरिंग क्लास को ज्वाइन कर लेगा ईपीएस, तो वो सपोर्ट। ईपीएस बोल रहे हैं ना आप? ईपीएस?
हाँ, ईपीएस नहीं चल रहा है, आरपीएम मीटर स्टार्टिंग में उठेगा फिर बैठ जाएगा, तो ईपीएस काम नहीं करता। वो एसीएम रिपेयरिंग की जो क्लास है ना, उसके अंदर हाँ सर। मतलब डिटेल में दिया है ईपीएस का, Hyundai वगैरह का, मारुति का पूरा सर ने दिया हुआ है। ठीक है, हाँ सर। तो आराम से उसमें भी आप आराम से काम कर सकते हो फिलिप जी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। हाँ, फोन पे भी सर सपोर्ट हो जाएगा ना सर? फोन पे देखिए कैसा है, क्लास आप देखिए, क्योंकि ईसीएम में कैसा है, आपको कम से कम 30 क्लास जो है ना, पहले फंडामेंटली स्ट्रांग होना जरूरी होता है, हाँ उसके सर। बाद में सपोर्ट आपका चालू होता है। क्योंकि तब तक कैसा है कि एक तो आपको सीसीओ का पूरा आइडिया आता नहीं है, तो जो क्वेश्चन हाँ। होते हैं ना, वो अगर हमने बता भी दिए तो आपको समझेगा नहीं, तो इसीलिए वो 30 क्लास जो है वो आपको लेनी होती है। अभी आपके पास अगर बोर्ड आए हुए हैं ना, तो एक बार हम ट्राई करेंगे कि वो बोर्ड आपको हेल्प हो जाए ये करने के लिए। हाँ सर। बट जनरली वो 30 क्लास आप लोगे ना, तो आपको सर्किटरी का अंडरस्टैंडिंग अच्छे से आ जाती है, उसके बाद की फिर क्लास सर ने अलग अलग बनाई हुई है, वैसी बात है। ठीक है सर। ठीक है ना फिर? सर हाँ ठीक है सर। जी, थैंक यू। यस विशाल, आपको क्वेश्चन पूछिए। विशाल, यस, हेलो। बोलिए, आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। हेलो सर, मेरा क्वेश्चन ये था कि हाँ, अगर सर 24 वोल्टेज की कॉमर्शियल व्हीकल है मेरे पास, हाँ जी, लेकिन उसमें पार्ट जो पार्ट्स है वो अपडेट हो गया है। एग्जाम्पल तरीके में ऐसा बोलता हूँ कि नॉक्स 2 है मेरा जो अपडेट होके आया है सेंसर। हाँ जी, हाँ, तो वो मेरा है ना, वो गाड़ी एक्सेप्ट ही नहीं कर रही है। क्या हाँ। उसके लिए कोडिंग करनी पड़ेगी सर? आपका गाड़ी कौन सा है सर? अशोक लेलैंड BS6 है, OBD2। ओके, एक काम कीजिए, मैं आपको बताता हूँ। एच। आपके पास में हाँ। स्कैनर है अशोक लेलैंड का? हाँ है ना। हाँ, तो अशोक लेलैंड में जाके कॉन्फ़िगरेशन का एक ऑप्शन होगा, ठीक है? हाँ। तो हाँ। पैरामीटर कॉन्फ़िगरेशन में जाके नॉक्स सेंसर को कॉन्फ़िगर कर दीजिए, या फिर नॉक्स का पार्ट रीसेट कर दीजिए। अच्छा, इससे हो जाएगा सर? हो जाना चाहिए, मोस्टली उससे काम आपका हो जाएगा। ठीक है, ओके सर, मेरा ये यही कहा। हाँ ओके। और सर मेरा दूसरा क्वेश्चन ये था कि मैं अभी सर ये लाइन में, इसके जी, लिए मैं आपका वो ऑटोमोबाइल वाला को आपने जो बोला वो कोर्स लेने के लिए, उससे सब ये 24 वोल्ट का सब क्लियर हो जाएगा ना सर? हमने उसमें क्या किया, ऑटोमोटिव इलेक्ट्रॉनिक, विशाल जी। हाँ। तो हाँ। हाँ। आप चाहे 12 वोल्टेज, देखिए हम लोग क्या कमर्शियल को जब कैटेगरी में डालते हैं ना, तो ये सिर्फ 24, आज मैंने 24 वोल्टेज का एक छोटा सा टॉपिक कवर किया है, ठीक है, जिसमें हम ये अंडरस्टैंडिंग रखते हैं कि 12 वोल्टेज का सिस्टम कैसे अलग करें, 24 का अलग कैसे करें। लेकिन जब हम हाँ। कमर्शियल की बात करते हैं, इसमें 12 वोल्टेज और 24 वोल्टेज दोनों गाड़ी आती है। तो अपना जो कोर्स है ना, वो पूरे हर एक सिस्टम के इलेक्ट्रॉनिक, क्योंकि इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक जो है वो हर जगह पे सेम होता है, ये एक अच्छी बात है। तो वो पूरा कवर होता है उसके अंदर, विशाल जी। ओके सर, थैंक यू सर। ओके, यस, और क्वेश्चन? ओके, तो चैट में कुछ क्वेश्चन है, वो ले लेता हूं मैं। आसिफ ने लिखा है, सर सीएनजी 12 वोल्टेज की वायरिंग डायग्राम भी डाले टाटा महिंद्रा की। महिंद्रा में सीएनजी नहीं आता है, ठीक है, जो आता है वो बहुत कम आता है, बट टाटा की है, वो आ जाएगा, वो भी अपलोड हो जाएगा। ठीक है, सर टाटा एरिया वर्कशॉप पे आ चुकी है। ओके, ठीक है, मतलब भाई अभी हम लोग ये जब खत्म हो गए ना, मैं आपको कांटेक्ट करूंगा, उस टाइम पे हम लोग एक बार उसको ये कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद आता है इस्माइल खान, XT90 बेस्ट है या कमर्शियल व्हीकल के लिए? नहीं, अगर आप 24 वोल्टेज पे काम कर रहे हो पूरी तरीके से, तो उस केस में आपको देखिए, उसके अंदर क्या है ना, आइशर है, अशोक लेलैंड है, आपका टाटा कमिंस हो गया, और आपके भारत बेंज उसमें नहीं है, ठीक है, महिंद्रा है, तो भारत बेंज उसमें नहीं है, आइशर है, फोर्स है। तो ऐसे मतलब सारे ब्रांड उसके अंदर नहीं है, लेकिन अगर आप सिर्फ 24 वोल्टेज में काम करते हो, तो उस केस में रिकमेंडेड XT90 नहीं होगा। लेकिन अगर आप 12 24 दोनों में काम करते हो, तो उस केस में एक टूल जो है XT90 आपका बढ़िया काम कर देगा।
ठीक है, लेकिन इंडियन ब्रांड्स उसमें ज्यादा होने चाहिए। प्रीमियम ब्रांड्स के लिए आप इसको ज्यादा कंसिडर नहीं कर सकते। ठीक है। मोहम्मद काशिफ, MX 900 क्या 24 वोल्टेज में कुछ भी डायग्नोस कर सकता है? MX 900 के अंदर देखो 24 वोल्टेज में ना, हम भी, हमारे पास में भी वो टूल है, तो हमने जितना अपडेट है उसके अंदर हमने देखा है कि इतना कुछ सॉफ्टवेयर उसके अंदर है नहीं। ठीक है, और अगर आपको करना भी होगा तो उस टाइम पे आपको 24 वोल्टेज का कन्वर्टर इस्तेमाल करना जरूरी हो जाएगा। ठीक है, तो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ओके, ठीक है, तो और कोई क्वेश्चन? चलिए, तो कोई बात नहीं है। ठीक है, मैंने आप लोगों को और चीज बता दी कि आप लोगों को क्या करना है, कुछ चीजों का ध्यान रखना है। एक तो बढ़िया डिस्काउंट चल रहा है, अगर आप लोगों को आगे कंटिन्यू करना चाहते हैं कर लीजिए, स्किल है, आपको काम ही आएगी, कोई वेस्ट तो होगा नहीं। ठीक है, इसी के साथ साथ 15 तारीख तक ही डिस्काउंट चला पाऊंगा, उसके बाद में मैं डिस्काउंट नहीं दे पाऊंगा, इसलिए मैं आप लोगों से अभी से एडवांस में सॉरी बोलता हूँ। ठीक है, तो जो भी लोग करना चाहते हो वो कर लीजिए। एंड थैंक यू सो मच, आज की आप लोगों ने क्लास ज्वाइन की। आप लोग अपना ध्यान रखें, अपने परिवार वालों का ध्यान रखें। गुड बाय, टेक केयर।